दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा ये वेस्ट बंगाल से निकल कर आ रहा है। काफ़ी एक सेंसिटिव केस है, इसके बारे में मैं आप लोगों से अभी बात करूंगा। और फ्यूचर में आप लोगों को अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस में जाके बैठते हैं तो ऐसे कई सारे चीज़ें आप लोगों को भी देखनी पड़ सकती हैं। बाकी उससे पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज INA यानी कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस बड़ा ही शानदार रहने वाला है, जिसको प्यार से हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कल जो है आप लोगों ने कितने घंटे पढ़ाई की, जो कि डेली रेगुलरली आप लोगों को बताना होता है। दूसरा, कौन कौन प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करके आया है, यानी कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज करके आप लोगों को यहाँ पर आना होता है ताकि दिन को आप लोग ढंग से स्टार्ट कर सको। और क्या आज का शेड्यूल बना लिया है ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि अगर आप लोग प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाते हो तो फिर आप लोग चीज़ों को अच्छे से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। जैसे शेड्यूल कैसे बनाना है, जैसे रेगुलरली मैं आप लोगों को बताता हूँ। कई सारे बच्चे यहाँ पर अपना शेड्यूल बनाते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आंसर देने वाले बच्चे नहीं, यहाँ पर ये दूसरे हैं जिनका शेड्यूल मैंने आप लोगों को दिखाना है। एक बच्चा कह रहा है कि सर जब मैंने सोचा पहली बार कि शेड्यूल बनाता हूँ तो बड़ा ही आसान लग रहा था सर, मैंने लिख तो दिया पर 2 और 3 के ऊपर टिक लगाने के बाद में आगे मेरा कोई टिक लगा ही नहीं। यानी कि जब आप लोग अपना शेड्यूल बनाते हो ना, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो तो अगर सोचते रहते हो हाँ कि आप कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना कर लेंगे, पर जब करने बैठते हो ना ये बिल्कुल ऐसे है जैसे प्लैंक किया किसी ने, प्लैंक करके देखना। जब पहली बार मैंने सोचा था, मैंने सुना कि प्लैंक करने, मैंने कहा इसमें क्या यार प्लैंक, तो गांव से आए हुए लड़के पैसा वैसे ही खेतों में मेहनत कर रखी है, वैसे ही दुनियादारी कर रखी है, तो प्लैंक मुझे लगा यार ये भी कुछ है, बस ऐसे हाथ करके तो खड़ा होना है। ओ भाई साहब जो मेरी हालत ख़राब हुई, खैर वह थोड़ी सी चीज़ें ठीक थी, बॉडी मतलब एक तरीके से ना, जो थोड़े से एक तरीके से खेतों में फावड़े वावड़े चला रखे थे, तो हालांकि कर लिया था लगभग 2 मिनट के करीब, पर लेकिन वही है कि हालत ख़राब हो गई थी। मुझे लग रहा था इसमें तो कुछ भी नहीं है, जैसे इतने डिप्स वगैरह लगाने होते तो काफ़ी सारे लग जाते हैं, पर प्लैंक करने में खस्ता हालत हो गई। ऐसे ही शेड्यूल है यार, आप लोगों को ये लगेगा कि कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर में, आराम से बना लेंगे, इसको फॉलो कर लेंगे, पर जब बना के करने बैठोगे ना आप लोगों को देखने को मिलेगा मैक्सिमम लोग जो है इसको पूरा ही नहीं कर पाते हैं। 70 से 80% भी अगर आप लोग पूरा करके ले जा रहे हैं ना, 60 से ऊपर भी पूरा कर ले रहे हो तो बहुत बड़ी बात है जो सोचते हो पूरे दिन में। तो आप लोग इसको रेगुलर बनाओ, पता होगा एक एक मिनट का कहाँ पर आप लोग यूटिलाइज कर रहे हो। और वैसे भी यार नया सप्ताह है तो नए जोश के साथ में आप लोगों को चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए और ढंग से चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, आज के आर्टिकल बड़े ही प्यारे बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। इसमें से एक आर्टिकल तो मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है, एक टेररिज्म के ऊपर है, एक काफी इंपॉर्टेंट आधार कार्ड के ऊपर है, एक रिलीजन के बारे में है। तमाम आर्टिकल आप लोगों को मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि सुनकर मजा आ जाएगा, उस तरीके के आर्टिकल है और इतना कुछ सिखाकर जाएंगे। और आप लोग क्या करना है, टकटकी लगाकर देखना है ताकि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं उनका आंसर भी आप लोग दे सको, ठीक है। तो ये बेसिक है, तो काफी शानदार देखेंगे। और SLV कमांडो भी आप लोग बन सकते हैं, अगर सिस्टमेटिक वे में पार्टिसिपेट करोगे तो आप लोग SLV कमांडो भी बन सकते हो, ठीक है। इसके साथ में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, मुझे लगता है कि आप लोग सभी लोग पहचान लोगे। वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन आप लोग इनको बोल सकते हो, क्योंकि इनका जो फिलोसफी था ना मुझे बड़ा प्यारा लगता था। कोई भी चीज़ सामने वाले को तब बोलो जब अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लो, वो वाली चीज़ मुझे अंदर तक मतलब अंदर तक फील होती है वो वाली चीज़ मुझे। तो किसी को तभी बोलना कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में खुद से इंप्लीमेंट कर सको, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोग इसको समझ पाओगे। तो नाम बताइए इनका क्या है, फिर इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट डे। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, वेस्ट बंगाल से निकल कर आए, जिनका नाम था दत्ता। यानी कि इनका नाम दत्ता था पर लेकिन डी का के हो गया तो दत्ता की जगह कुत्ता बन गया इनके राशन कार्ड के अंदर में। तो इन्होंने बिल्कुल कुत्ते वाली एक्टिंग करते हुए यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट दिखाया कि मेरे राशन कार्ड में ये नाम चेंज कैसे हो गया। तो यार जब आप लोग एक पोजीशन पर जाकर बैठते हो ना गवर्नमेंट के अंदर में, तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के सामने होती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर आप लोग वो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाओगे तो फिर जनता में बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो उन्हें कहते हैं ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिस पोजीशन पर आप लोग जाकर बैठते हैं ना उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसकी गरिमा होती है जो आप लोगों को रखनी होती है, और वो तब होगी जब सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को लेकर चलोगे। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। हाउस द जोश, हाउस द जोश। और जोश अगर अब तक भी हाई नहीं हुआ है तो अब आप लोगों का जोश हाई हो जाएगा यहाँ पर सिलेक्शन की न्यूज़ सुनकर। एक बच्चा कह रहा है कि सर डेली सिलेक्शन की न्यूज़ जो है वो डिस्कस किया करो। यार देखो सिलेक्शन जो होते हैं जब भी असली फैमिली मेम्बर के, तो आप लोग मेरे साथ में शेयर करते हो और जब भी आप लोग शेयर करते हो तो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर इनका नाम है मिनल, तो ये एक SLV फैमिली मेम्बर जिनका अभी यहाँ पर इनको पोस्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में है। यहाँ पर हमारा जो हाई कमिश्नर उसमें प्रोटोकॉल सपोर्ट ऑफिसर के तौर पर यहाँ पर इनको पोस्टेड किया गया है। तो यार जिंदगी में ना आप लोग देखो, आप लोग जब किसी चीज़ को करना स्टार्ट करते हो ना, कई बार ये लगता है कि ये चीज़ें नहीं हो पाएगी,
पर लेकिन रेगुलरली आप लोगों को लगे रहना है। ESLV के साथ में 2018 से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जब चीज़ों को आगे लेकर चलते हो तो आप लोग एक चीज़ को फील करो यार अंदर से कि अपने ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रखो। हमेशा एंडिंग अच्छी होगी अगर आप लोगों ने हथियार नहीं डाले होंगे। अभी इनकी प्रिपरेशन जारी है, अभी फ्यूचर में आप लोगों को हो सकता है सुनने को मिले कि UPSC में भी इनका सिलेक्शन हो गया है। तो समझ सकते हैं यार आप लोग अच्छे से, अगर अपनी प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए, कहीं पर भी पोस्टेड हो जाएं आप लोग, पर आप लोगों को हमेशा ज़िंदगी में ना कोमा आने चाहिए, फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए, यानी कि आगे बढ़ते रहना यार। और ज़िंदगी ना हमेशा आप लोग इस तरीके से जीने की कोशिश करो कि जितना भी टाइम जीना है ना उसको अच्छे से जीना है, यानी कि डर डर कर नहीं, मर मर कर नहीं, जीना है शानदार तरीके से। यानी कि जो भी टेंशन आए, प्रॉब्लम आए, उसको थोड़ा सा लाइटली लिया करो। हर एक इंसान की ज़िंदगी में आती है, सोच के आगे बढ़ जाया करो, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारी ही ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है। गाना नहीं है वो, मुझे बड़ा शानदार लगता है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। वो रियलिटी में बात है, जब आप लोग प्रॉब्लम देखोगे ना तो आप लोग अपने गम भूल जाओगे। तो इनके नाम के साथ में कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना कमेंट बॉक्स में, और जब भी मैं पोस्ट करता हूँ ऐसी चीज़, कॉन्ग्रेट्स जरूर किया करो यार। एक दिन आप भी इसी तरीके से मेल करना, अच्छा लगता है, दिन बन जाता है यार जब इस तरीके मेल आते हैं, रियलिटी में अंदर से खुशी मिलती है। तो कॉन्ग्रेट्स डियर, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इसी तरीके से लगे रहो यार, और शानदार तरीके से, उन्हें कहते हैं मचाते रहो। मतलब कहाँ कहाँ नहीं है ऐसे फैमिली मेम्बर, मैं सोचता हूँ आज की डेट में, मतलब जहाँ भी घूमने जाऊँगा कभी ना कभी कोई ना कोई तो जरूर मिल जाएगा, ठीक है। वास्तव में यार अंदर से प्राउड फील होता है कि हाँ, कम से कम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं जो जा रहा है ना ये ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं देश के अंदर ये चेंज लेके आ रहा है। जब आप लोग जाकर बैठते हो एक पोस्ट के ऊपर तो एक गरिमा बढ़ती है यार। एक तरीके से सोचो उस चीज़ को, आप लोग एक ऐसी पोस्ट पर जाकर बैठ रहे हो जिसका कुछ मायने है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन दे रहे हो देश के अंदर में आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जियो यार शानदार तरीके से, और खुश रहा करो और इन्जॉय किया करो। ओके, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करो और इसी तरीके से प्यारे प्यारे मैसेज करते रहो, और अच्छे से अपनी लाइफ को खुश रह के एंजॉय करना सीखो, क्योंकि यहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट होती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, पर यहाँ पर उनको टैकल करना सीख गए तो फिर ज़िंदगी बल्ले बल्ले चलने वाली है। ओके दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोग को 3 लोग दिख रहे होंगे। इन 3 में से किसी एक को तो आई होप कि आप लोग जरूर जानते होंगे। कभी ना कभी आप लोगों ने तो इनकी वीडियो देखी होगी, इनकी कोई शोर देखी होगी, या कहीं पर आप लोगों ने इनको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा होगा। इनमें से किसको जानते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आखिर मैं ये पिक्चर क्यों दिखा रहा हूँ? क्या मैं इनका प्रमोशन कर रहा हूँ? मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। इसके ऊपर बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है ये है सेबी से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो सेबी है उसने ये बोला है कि रेगुलेट करने की जरूरत है जो फिनफ्लुएंसर है। फिनफ्लुएंसर मतलब ये 2 शब्दों से बनी हुई एक टर्म बनाई गई है, जिसमें फाइनेंशियल और जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंसर कौन होता है? जो किसी को इन्फ्लुएंस करे। यानी कि जैसे आप लोग उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कोचिंग ने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लॉन्च करी, और मैं आप लोगों को बोलने लगूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी अच्छी है, आप लोग इसको जाकर खरीद लो। भले ही मैंने ना तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन दिया और ना ही मैंने वहाँ पर बेसिकली कोई उनको सजेशन दिया, उन्होंने मुझे 10-12 लाख रुपए दे दिए कि हमारी टेस्ट सीरीज का प्रमोशन कर दो, और मैंने वो प्रमोशन कर दिया। आप लोग गए वहाँ पर, आप लोगों ने देखा इसकी तो कोई क्वालिटी नहीं है, तो आप लोगों ने फिर क्या किया, आकर फिर मुझे बोलोगे, पर लेकिन पैसे तो चले गए ना आप लोगों के, उस इंसान की टेस्ट सीरीज भी बिक गई। तो ये काम करते हैं इन्फ्लुएंसर। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऐड आते हैं आज की डेट में जो अलग अलग ऐप रहते हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर ऐप पर रजिस्टर करो और पैसे कमाना स्टार्ट कर दो। ऐसे ही कई तरह के प्रोडक्ट भी बेचे जाते हैं मार्केट में। तो आज की डेट में जो भी यूट्यूबर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बता रहा है, तो किसी न किसी कंपनी से उसने पैसे ले रखे हैं, और वो आप लोगों को बोलता है कि मेरा ये कोड यूज़ कर लेना तो आप लोगों को इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उस कंपनी ने इस पर्टिकुलर पर्सन को पैसे दिए हैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने के, ताकि आप लोग जाकर वो प्रोडक्ट खरीद लो। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो भी आप लोग को ये प्रोडक्ट बताता है वो सारे गलत होते हैं, नहीं। उसमें से बहुत जेन्युइन पर्सन भी होते हैं जो रियलिटी में पहले अपने आप यूज़ करते हैं, और जब उनको लगता है कि हाँ मैंने इसको यूज़ किया है तो वो किसी और को बताते हैं। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों को याद होगा, मैंने कई सारे प्रोडक्ट आप लोगों को बताए, पर मैंने उनका किसी का प्रमोशन नहीं किया, मैंने उनको खुद यूज़ किया। जैसे लैपटॉप स्टैंड के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, ठीक है। तो मैं वो प्रोडक्ट जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और लगता है कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं तो बताता हूँ। किसी कंपनी ने मेरे पास में कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं किया था कि हम हमारा स्टैंड बता देना, इसलिए मैंने कहा था कोई भी खरीद लेना, पर ये सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गई कोई जेन्युइन तरीके से किसी को सजेशन देना।
पर लेकिन अगर कोई मुझे पैसे दे और ये काम करने के, और तब मैं बता रहा हूं, तो मैं कभी भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है नेगेटिव चीजें आप लोगों को नहीं बताऊंगा। घुमा फिरा कर किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करूंगा कि हाँ ये गलत है पर लेकिन फिर भी इसमें ये चीज सही है। मतलब एक तरीके से कंपेयर भी इस तरीके से करूंगा ताकि आप लोग उसको पकड़ सके कि हाँ यार ये प्रोडक्ट ले ही लेते हैं। तो इस तरीके से है। तो इस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर की मार्केट जो है वो इतनी ज़्यादा ताकतवर आज के डेट में हो चुकी है। किसी भी यूट्यूबर को आप लोग उठा लो, चाहे कोई कॉमेडी वाला हो, चाहे कोई टेक वाला हो, टेक में तो बे इंतहा पैसा मिलता है। एक एक वीडियो के मतलब 20-20, 25-25 लाख रुपए आप लोगों को देखने को मिलेगा, ले लेते हैं लोग, ठीक है। और एक तरीके से जो फाइनेंशियल वाले में, इसमें खुद अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये मेरा डेटा नहीं है, खुद यहाँ पर जो आप लोगों के सामने डेटा अभी बताने वाला हूँ उसको आप लोग समझ पाएंगे। तीनों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और ये बिजनेसेस के बारे में लोगों को पढ़ाते हैं कि आप लोग ऐसे बिजनेस कर सकते हैं और इस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे लेकर चल सकते हैं। जैसे कि बचपन में ही कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक आप लोग खरीदने चाहिए, कहाँ कहाँ पर आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आगे लाइफ में कैसे आप लोग चीज़ों को सेव कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा दी जाती है। तो सेबी ने ये बोला है कि जो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं ये कई बार इतने घटिया घटिया चीज़ों को भी एक तरीके से प्रमोट करके चले जाते हैं जो कि बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालती है यहाँ पर मार्केट के ऊपर भी। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर आए और इन्होंने दबाकर उस शेयर के बेसिकली प्रमोशन कर डाले, और वो शेयर उतने पैसों का था नहीं पर लेकिन इतने सारे लोग जाकर उस पर टूट गए तो उसकी वैल्यू जो है एकदम बढ़ गई। तो ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिल रही है जब से यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल काफी ज्यादा सामने निकल कर आया है। तो इसमें ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में फिनफ्लुएंसर बोला गया है, ये लोगों को एडवाइस कर रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है उस पर्टिकुलर मार्केट के ऊपर। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, बेसिक फंडा यहाँ पर यह बताया गया कि कई बार यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर फ्रॉड भी देखने को मिलते हैं। तो इसी के चलते जो सेबी है वो यहाँ पर बोल रही है कि इनको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो एक तरीके से सबसे बड़ी बात तो है बहुत सारे बड़े बड़े फ्रॉड निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या बढ़ गई है, ऊपर से जो भी सोशल मीडिया का हैंड यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो यहाँ पर उनका प्राइस जो है शेयर का वो बूस्ट हो जाता है तुरंत, जैसे यहाँ पर ये आकर उसके बारे में बताने स्टार्ट करते हैं। मतलब उस शेयर के बारे में अगर न्यूज़पेपर में छपे या उस शेयर के बारे में कभी कोई न्यूज़ टीवी चैनल में बताए तो इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता जितना आज की डेट में सोशल मीडिया का पड़ रहा है, खासकर जैसे कि यूट्यूब पर आकर कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी उसके बारे में बता रहा है तो उसकी वजह से। और इसी के साथ में यहाँ पर वेरियस अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टर भी जो एडवाइजर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को पता है जब कोई चीज़ अनरजिस्टर होती है जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, और वो एक तरीके से अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। अभी आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ। एक बच्चा है, उस बच्चे ने कहा कि सर एक काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसने क्या किया है अभी यूपीएससी का कोर्स लॉन्च किया है और वो कोर्स जो है वो 7-8 हज़ार रुपये में वो कोर्स जो है वो दे रहे हैं। सर मैं वो कोर्स खरीद लूँ क्या? आप एक बात समझो यहाँ पर, कई बार आप लोगों ने देखा होगा ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का फेस देखकर आप लोग क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी जी का फेस देखकर आप लोग, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी का फेस देखकर आप लोग उनको वोट दे देते हैं। पर इन रियलिटी वो आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में थोड़ी ना काम करने आएंगे। आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन काम करने आने वाला है उसके पे आप लोगों को ध्यान देना है। मतलब क्या? मतलब यह है कि आप लोगों को अपने एमएलए और एमपी को देखना है, जो लोकल सांसद है, विधायक है, उसको देखना है। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कोचिंग का जिसका उसने नाम बताया, मैं नाम नहीं लूंगा, बोला कि सर कोर्स जो है यूपीएससी का 7-8 हज़ार रुपये मिला जा रहा है। अब वो बहुत ही अच्छे इंसान है। अब ये देखो, क्या वो इंसान जिसका कोर्स आप लोग खरीदने जा रहे हो, क्या वो उस कोर्स में पढ़ाने वाला है? वो इंसान तो उस चीज़ का एक्सपर्ट है ही नहीं है, और वो उस चीज़ को लॉन्च कर रहा है और आप लोगों को पढ़ा तो वही टीचर है ना, किसी और भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे होंगे या फिर कहीं और भी पढ़ा रहे होंगे। उस पर्टिकुलर पर्सन को देखकर आप लोग कोर्स खरीद रहे हो, जो पर्टिकुलर पर्सन उस कोर्स में पढ़ा ही नहीं रहा है। तो ये मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये चीज़ें आप लोग खुद से डिसाइड किया करो, ठीक है। मान लीजिए वो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, पर लेकिन वो किसी और स्ट्रीम में पढ़ाते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो जो है एक पर्टिकुलर मान लीजिए वो आईआईटी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग कोर्स खरीद रहे हैं यूपीएससी का, तो आईआईटी में अगर खरीदें और वो खुद पढ़ाएं वहां पर आकर, तो मैं बोलूंगा जरूर खरीद लो यार, जानता हूँ बहुत अच्छे उन्होंने वीडियो बनाए। यूपीएससी में आज तक आप लोगों ने उनको कोई लेक्चर तक नहीं देखा और आप लोग कह रहे हैं कि सर हाँ उनका कोर्स खरीद ले गया। तो इसमें मैं कैसे सजेशन दे सकता हूँ यार, वो कैसे टीचर लेकर आ रहे हैं, कौन क्या पढ़ा रहा है, तो आप लोग खुद सोचो इसको। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात होती है। बिल्कुल इलेक्शन वाला जो कंपेयर करके मैंने बताया ना आप लोगों को, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी है या फिर उनका चेहरा देखकर आप लोग लोकल एरिया में इलेक्शन में वोट देते हो, तो वो सही नहीं होता है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग अपने हिसाब से क्या इसके बारे में बोलते हो आप लोग देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो टीचर हैं वो यहाँ पर गलत होंगे, नहीं, पर मैं ये बोल रहा हूँ जो फेस देखकर आप लोग जा रहे हैं, क्या वो फेस उसमें पढ़ा रहा है?
वो आप लोगों को देखने की बात है, जिसको देखकर आप लोग जा रहे हैं। मान लीजिए मैंने कोई कोर्स लॉन्च कर दिया कल को, ठीक है, उस कोर्स के अंदर में मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं रहा हूं आप लोगों को, और आप लोग बोले कि सर हम तो आपका कोर्स खरीदने, हम तो आपको देख कर आए थे यहाँ पर, आप तो पढ़ा ही नहीं रहे हो एक भी सब्जेक्ट यहाँ पर, तो वो एक तरीके से धोखा हो गया ना आप लोगों के साथ में। मैं अपना फोटो चिपका चिपका कर बेचने लगूँ कोर्स वहां पर, पता चला उसमें मैंने एक भी लेक्चर नहीं ले रखा है पूरे कोर्स के अंदर में। तो ये बात मैं बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो सेम काम यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग वो प्रोडक्ट जाकर खरीद लो। और खुद सेबी ने यहाँ पर इस बात के लिए बोला कि इनको रेगुलेट करना पड़ेगा यार, वरना बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। कई बार मार्केट पर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों का। एक तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती हुई नजर आती है। सोचो, जो कोई 1 रुपए का सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं है, उसकी हाइप इतनी बना दी कि वही प्रोडक्ट 100 रुपए का मार्केट में बेचा जा रहा है। और ये साफ साफ यहां पर बताया गया है कि ये जो एक तरीके से 7 से 9 लाख तक का किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए लेते हैं। कोई पर्टिकुलर पर्सन आया इनके पास से बोला कि 7 लाख रुपए दूंगा या फिर 9 लाख रुपए दूंगा। आप लोग सोचो कि एक वीडियो के अंदर में 20 से 25 सेकंड बोलने के 9 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो कौन नहीं लेना चाहेगा उसको। सबको अपना जिंदगी को एंजॉय करना है, तो एक तरीके से समझ सकते हैं आप लोग यहां पर। तो यहां से इसलिए बोला गया कि जो पर्टिकुलर अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अगर कोई मार्केट में आ रहा है, तो सेबी क्या बोल रहा है, सेबी कंपनी को बोल रहा है कि आप लोग जो इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर के पास में जाते हैं, जो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, उनसे पहले एक तरीके से प्रॉपर क्रेडेंशियल होने चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो जेन्युइन है इस पर्टिकुलर फील्ड के। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो यहाँ पर पिक्चर में दिख रहे हैं वो मैं जस्ट उदाहरण के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत ही जेन्युइन पर्सन है सारे, ठीक है, अपने अपने फील्ड के, पर मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूँ। तो आप लोग अगर कोई भी इनको देखता है तो उसको अदरवाइज मत लेना कि मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, पर मैं एज ए एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। आप लोग इनकी जगह मेरी फोटो लगा सकते हैं, ठीक है, किसी की भी जगह आप लोग मुझे सोच सकते हैं कि मैं कल को कोई प्रमोशन कर रहा हूँ और उस चीज का प्रमोशन कर रहा हूँ जो तो ना मैं तो मैंने यूज की है और ना ही कभी मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैंने कभी किसी के देखा है, बस ऐसे उसने मुझे दे दिए 15-20 लाख रुपए और मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट आप लोग जाकर खरीद लो। तो मैं वो बातें आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सुधारने के लिए यहां पर रेगुलेशन करने की जरूरत है, वरना ये प्रॉब्लम और आगे आने वाले टाइम में बढ़ने ही बढ़ने वाली है। तो यहां पर सेबी का जो फंड है वो क्या करता है, वो इनको रेगुलेट करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप लोग अपने 20s में हैं तो आप लोगों को स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप लोग रिस्क ले सकते हैं। जहां पर भी रिस्क का मैटर आ जाता है वहां पर प्रॉफिट बढ़ जाता है। वो नहीं कहते कि रिस्क है तो इश्क है। देखिए मूवी, कौन सी मूवी वो पूरी मूवी इसी चीज के ऊपर टिकी हुई है। मतलब पूरी मूवी में कई जगह बंदा वो डायलॉग मारता है कि रिस्क है तो इश्क है। इनके जहां पर रिस्क होगा वहां पर इश्क, यानी कि वहां पर आप लोगों को प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिलेगा। और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो बना ही इसलिए गई है ताकि इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके, कोई भी मार्केट में आकर उथल पुथल न मचा सके। तो इसलिए जरूरी है इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर हैं जो कि उल्टी सीधी कुछ बात बोले उनको कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये तो हो गई न्यूज प्रॉपर जिसके बारे में मैंने आप लोगों को चीजें बता दी। अब बात करेंगे यहां पर जो कि यहां पर पर्टिकुलर बॉडी के बारे में, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये 1992 में बनाई गई। आप लोग समझ सकते हैं हमारी कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म आए, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। साधारण शब्दों में बोलूं तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बाहर की कंपनी के लिए खोल दी गई कि बाहर के देश के लोग भी आएं और यहां पर इन्वेस्ट करें और पैसा कमाएं और अच्छे से हमारे यहां पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट पहुंचाएं। तो इस तरीके से यहां पर यानी कि पहले हम लोग सारी चीजें खुद से करना पसंद करते थे, पर लेकिन फिर इसको ओपन कर दिया गया। तो सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो स्टैट्यूटरी यानी कि कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी है, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके 12 अप्रैल 1992 में। इसको यहां पर ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया सके, क्योंकि 1990s में जब दिख गया कि मार्केट ओपन हो चुकी है तो बहुत कुछ बाहर से अंदर, अंदर से बाहर चीजें जाने वाली हैं, तो उनके ऊपर कंट्रोल कैसे करने हैं। बिफोर सेबी ये चीजें जो थी यहां पर ये चीजें जो थी बेसिकली कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, वो रेगुलेट करने वाली ऑथोरिटी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती थी, जो कि कैपिटल इशू कंट्रोल जो एक्ट है 1947 का, उससे चीजें निकाल कर लेकर आती थी। पर मैं आप लोगों को यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा, अब जब तक यहां पर देश के अंदर में मोबाइल नहीं थे, ठीक है, उस टाइम से लेकर अब आज की डेट में हर एक इंसान के पास में 2-2 मोबाइल कम से कम, या मोबाइल नहीं तो 2 सिम तो जरूर होंगे बताओ है कि नहीं। मतलब 2 मोबाइल नहीं होंगे तो 2 सिम तो जरूर देखने को आप लोगों को मिलेंगे। उस पोजीशन में हम लोग आके बैठ गए हैं अब पिछले कुछ आप लोग 20-25 साल के अंदर अंदर। तो जो 20-25 साल का ड्यूरेशन है, उससे पहले जो कानून था और आज जो कानून है उसमें कितना बड़ा फर्क होगा। उस टाइम पर कानून किस पर्टिकुलर पर्पज से बनाए गए थे, आज कैसे पर्पज से। उस टाइम पर तो लोग जो है अपनी पोटली में पैसे रखकर छिपाया करते थे, पता नहीं जैसे जैसे पैसे लेकर चला करते थे। आज की डेट में कोई घर पर पैसे रखता ही नहीं है, सारे पैसे आप लोगों को मैक्सिमम अगर
गलत तरीके से नहीं कमाए गए हैं, ठीक है। तो बैंक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक 180 डिग्री शिफ्ट आ गया है पुराने टाइम से आज के टाइम पर, अगर आप लोग इसको देखोगे, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है। इनिशियली ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, पर लगा कि इसको पावर देने की जरूरत है, तो फिर कानून के थ्रू पास कर बना दी। उससे क्या होता है, अब इसके अंदर जो भी प्रोविजन रखे गए हैं, कोई भी कुछ कल को गलत हरकतें करता हुआ पाया जाएगा तो सेबी तुरंत उसकी गर्दन पकड़ सकती है, और उसके लिए प्रॉपर सजा भी होगी कि भाई साहब ये सजा इस इंसान को देनी है। तो इससे इन्वेस्ट करने वाला भी और इन्वेस्टर भी, और जो बेसिकली वहां पर कस्टमर भी, यानी कि दोनों तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, कंपनी और कस्टमर दोनों को यहां पर फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर पापा बैठे हैं देखने के लिए कि बच्चे नीचे बदतमीजी तो नहीं काट रहे। तो ये सेबी जो है यहां पर एक पर्टिकुलर पापा आप लोग बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड का। तो ये रेगुलेट करता है कमोडिटी मार्केट, जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। और सबसे बड़ी बात है, ये इस अपने दादा यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, यानी कि सेबी के पापा, यानी कि स्टॉक के पापा सेबी और सेबी के पापा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो सब चीजें भी यहां पर देख रही है, और जो चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ गई, तो इसका मतलब ये है कि अब उस पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो। तो इसलिए यहां पर कई सारी बॉडी दे रखी है। यहां पर अगर बात करें इसके जो फंक्शन है यहां पर, तो जुडिशियल पावर भी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी। जो यहां पर इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टर का, मान लीजिए आप लोगों ने मेहनत की, पैसे की कमाई आप लोगों ने जाकर लगा दी, कंपनी जो है अगले ही दिन डूब गई, ठीक है। आप लोग देखो अभी यहां पर LIC के जो शेयर आए थे उसमें कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट लोगों के द्वारा किया गया। वो फिलहाल के टाइम पर अगर देखिए, बहुत सारे लोग, जैसे एक दो से बातें की थी मैंने, कुछ दोस्तों ने भी इन्वेस्ट किया था उसके अंदर में, तो रो रहे हैं कि यार फालतू में हाइप बना बनाकर पैसा लगवा दिया, ठीक है। वो पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं है उसको। तो मतलब कहने का है कि ये सारी चीज़ें रिस्क वाली होती हैं, ठीक है। और हमारी कंट्री में लोग रिस्क लेना काफ़ी कम पसंद करते हैं, तो इसलिए इन्फ्लुएंसर जो है उनको बेसिकली कई बार बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को बता देते हैं, तो इसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं ऑनलाइन चीज़ों में आप लोग समझ सकते हैं, अगर चीज़ें स्टार्ट की जा रही हैं, कैसे इंसान जिसके ऊपर ट्रस्ट करें कि ना करे, बस बोल दे किसी ने, उसकी वजह से वहाँ पर चले गए, तो फिर दिक्कत है। तो जो भी यहाँ पर इस तरीके से एजुकेट किया जा रहा है किसी के द्वारा जो कि इंटरमीडिएटरी है, जैसे यहाँ पर क्या बोला गया, इंटरमीडिएटरी है, मतलब ये वो कंपनी तो नहीं है, ठीक है, ये आपके और उस कंपनी के बीच में इंटरमीडिएशन का काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे हो गया, जैसे मैंने बोलता ना कि मैं किसी प्रोडक्ट को बता दूं कि हाँ वो वाली जाकर आप लोग कोर्स या टेस्ट सीरीज खरीद लो, तो ये क्या हो गया, मैं इंटरमीडिएटरी हो गया यहाँ पर। अब शब्द थोड़ा सा बड़ा गलत है, अगर मैं थोड़ा सा यूज करना चाहूँ, दलाल सुने, दलाल, जब आप लोग घर लेने जाते हैं कि दलाल, तो जो दलाल है उसका एक अच्छा सा टर्म निकाल दिया अभी यहाँ पर। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, मैं शब्द कई बार यूज कर लेता हूँ, हालांकि बुरा लगता है, ये बिचौलिया शब्द भी आप लोग नॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं। दलाल वाली कहानी मैंने शायद आप लोगों को सुनाई भी थी एक बार मैंने जब दिल्ली के अंदर में रूम लिया था, जब वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए पहुँचे थे, तो उस टाइम पर एक पर्टिकुलर ब्रोकर था, तो मतलब उसका नाम लिखा, उसके आगे मैंने दलाल लिख दिया, अरे याद रखने के लिए ऐसे मजे मजे में। और मैंने नहीं, वो दोस्त था मेरा एक, उसने बोला कि उसका नाम क्या है, उसका नाम मैं लिख रहा था, मैंने कहा क्या लिखूँ इसके नाम के आगे जो याद रह जाए, कह रहा दलाल लिख दे तो बातों में जो है वो दलाल लिखा गया वहाँ पर। तो उसकी वजह से मुझे कभी कभी याद आता है, एक दिन मतलब फिर कभी मिलता है तो मैंने कहा वो नंबर नहीं है, तुम्हारा नाम निकल गया ऐसे माइंड से, तो उसको भी दिया, कह रहा है ढंग का तो नाम लिख लेते। मैंने कहा यार कई बार हो जाता है ना ऐसी गड़बड़, तो गड़बड़ हो गई थी, तो मुझे कई बार केस याद आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को समझनी है यहाँ पर, और एक तरीके से इसके बारे में देखो, मैं भी कल को अगर आप लोगों को देखे, सबसे बड़ी तो बात है, अगर मैं कल को आप लोगों को कोई बातें बताऊंगा कि आप लोग ये काम कर लो, तो मेरा सबसे पहले ये रहेगा कि मैं खुद उसको या तो यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यूज नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास में आगे कोई बोले कि यार इसको कर दो, तो पहले मैं उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चेक करूंगा कि क्या ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पर बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री जी वाला पैटर्न फॉलो करना पसंद करूंगा। मैं लोगों को तब बोलूंगा आप लोग फास्टिंग कर लो, जब मेरे घर के लोग जो हैं वो भूखा रहना एक तरीके से अलाउ करेंगे। यानी कि अपने घर पे तो मैं इंप्लीमेंट कर नहीं रहा हूँ, और आप लोगों को बोल दो ये कर लो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता यार, ठीक है। तो यह पर्टिकुलर टॉपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप लोगों को लिखना है, तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग, बात की जा रही है कि एक तरीके से एक एजेंसी नहीं है, रेगुलेटरी ओनली सेबी। ऐसे ही जब टेलीकॉम सेक्टर में आप लोग बात करते हैं, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ जाती है वहां पर, वो टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करती है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बात की जा रही है कि यहां पर व्हाट रोल डज, जो ये रोल होता है, व्हाट रोल डू एजेंसीज लाइक सेबी एंड ट्राई, ये इंश्योर करती है कि वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो इनके नागरिकों के कल्याण के लिए अगर कोई भी ऐसी बॉडी है, तो कैसे अपना रोल प्ले करती है ताकि उनका वेलफेयर रहे। तो ये जो एजेंसी है, इनके रोल के बारे में आप लोगों को बताना है यहाँ पर, और रोल क्या है, वो है रेगुलेटरी, मतलब चीज़ों को रेगुलेट करना, ठीक है, आप लोगों तक सही सही चीज़ों को पहुंचाना। तो ये था पर्टिकुलर टॉपिक। अब क्वेश्चन है, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने टॉपिक को सुना है। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए। पावर और फंक्शन बताए गए यहाँ पर सेबी के, तो बोला गया कि पावर एंड फंक्शन क्या है सेबी के, उसके रेफरेंस में करेक्ट स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर बतानी है। बोला गया कि ये क्वाजाई लेजिस्लेटिव और जुडिशियल बॉडी है, मतलब एक तरीके से फुल अधिकार नहीं है, पर हाँ कुछ कुछ काम ये कर लेती है, इसको क्वाजाई बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे अगर बात करें यहाँ पर, आप लोगों ने संविधान के बारे में भी कई बार सुना होगा, ठीक है।
तो हम बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है, तो क्वाज़ी फेडरलिज्म बोल देते हैं, क्योंकि कई बार जब इमरजेंसी लगती है देश के अंदर में तो वो यूनिटरी बन जाता है। तो हर टाइम फेडरल यानी कि संघवाद का ढांचा हर टाइम थोड़ा ना रहता है। 1975 से लेकर 77 तक देश के अंदर इमरजेंसी लग गई, तो उस टाइम पर क्या हो गया, उस टाइम पर वो जो है वो क्वाज़ी फेडरल हो गया, क्योंकि फेडरल नहीं रहा, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में लेकर बैठ गई। तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटी मार्केट के अंदर में जो इन्वेस्ट करता है, रेगुलेट करते हैं बिजनेस ऑपरेशन सिक्योरिटी मार्केट के अंदर में, एजुकेट करते हैं इन्वेस्टर इसके बारे में, ठीक है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। ए बी सी एफ डी, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। वैसे अगर आप लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यहाँ पर यूज करेंगे तो आप लोग इसको समझ जाएंगे कि मैंने कहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर बेसिक कहाँ पर आप लोग गलत है, यहाँ पर मतलब इसी स्टेटमेंट में कहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैंने बताया, और यहाँ पर कानून के द्वारा पास कर बनाई गई है, तो ये कभी भी लेजिस्लेटिव का काम यहाँ पर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तुरंत आप लोगों की गलत हो जाती है। अगर आप लोगों को पता चल गया ओनली ये स्टेटमेंट जो है आप लोग यहाँ पर गलत हो रही है, तो पूरी उसमें आर्टिकल में कुछ पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आंसर आप लोगों का बी आ गया। मतलब ये एक अकेली स्टेटमेंट आप लोगों को आंसर देकर चलेगी। ऐसे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूरा टॉपिक अच्छे से आप लोगों को तैयार हो जाएगा, टेंशन मत लिया करो, शांति में सुन लिया करो, सारी चीज़ों के नोट्स आप लोगों को मिल ही जाते हैं, तो अच्छे से पहले चीज़ों को सुनते रहो, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी यहाँ पर बात की जा रही है, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। बोला गया कि स्टैट्यूटरी बॉडी है और 1992 में बनाई गई थी, पहली स्टेटमेंट। दूसरे बोला गया कि यहाँ पर ये जो पिक्चर में आई यहाँ पर एक तरीके से इससे पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, जो कि यहाँ पर रेगुलेटरी ऑथोरिटी थी यहाँ पर, जो कि कैपिटल इशू एक्ट जो 1947 का था उससे अपनी पावर निकाल कर लाती थी। सेबी वाज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इनिशियली ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 3 या फिर 4? ये सारी की सारी बातें जो है मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं, तो वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन का आंसर दे लिया करो, तो सारी की सारी आंसर करेक्ट है, यानी कि सी आंसर यहां पर हो गया, ठीक है। अब ये टॉपिक में कहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे लगता है कोई दिक्कत होगा, और अगर आप लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वनडे टाइप एग्जाम में किसी में भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसके अंदर से क्वेश्चन निकल जाते हैं कई बार, तो जैसे छोटे छोटे मतलब क्वेश्चन बनते हैं ना जब आप लोगों से वनडे टाइप के एग्जाम में, तो वहां से पूछ लेंगे कि सेबी जो है वो किसके लिए काम करती है, मतलब किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए काम करती है, या ट्राई जो है वो किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए काम करती है। तो माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी उतने अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। फीडबैक जरूर देना, कैसा लगा आर्टिकल, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और प्रैक्टिस जरूर करने की कोशिश करना, चाहे स्मॉल क्वेश्चन होते हैं चाहे बड़े क्वेश्चन। अगर लिखोगे नहीं तो कैसे चीज़ों को समझोगे, ठीक है। तो लिखिएगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो लिख कर चीज़ों को सीखना करना सीखो, और चीज़ों को डरा नहीं करते यार। इनिशियली लगता है आप लोगों को चीज़ें टफ है, पर जैसे उसमें घुसोगे ना फिर आप लोगों को चीज़ें आसान लगने लगेगी, ठीक है। आप लोगों के पास में, सबके पास में अपना आधार कार्ड है? कोई ऐसा है जिसके पास में उसका आधार कार्ड नहीं है? ठीक है, बताइए यस या फिर नो। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ऐसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज भी देश में 93% लोगों के पास में आधार कार्ड है, यानी कि 7% लोग आज भी ऐसे हैं जिसके पास में उसका आधार कार्ड नहीं है। क्या आप लोगों को बिलीव था ऐसा? जी हाँ, आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लगभग 7% जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है। पर लेकिन अगर एडल्ट पॉपुलेशन के बारे में बात करूं, यानी कि जवान के युवकों के बारे में बात करें, तो उनके पास में 100% आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि आधार कार्ड है। वो अलग बात है कि उस पर फोटो कैसी है किसकी फोटो बिल्कुल पसंदीदा फोटो आ रखी है आधार कार्ड के ऊपर, ये बताइए आप लोग, ठीक है। और किसकी ऐसी है कि आज ही मन करे तो बस आज ही चेंज कर दो इसको। वैसे अगर आप लोगों को चेंज करना है तो ऑनलाइन जाकर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर नियर बाई आधार कार्ड सेंटर पर जाकर आप लोग उसको अपडेट करा सकते हैं। कुछ नॉमिनल फी रहती है, आई थिंक 50-60 रुपये, तो आप लोग उसको कर सकते हैं, टेंशन नहीं लिया करते, ठीक है। आगे चलते हैं, टॉपिक क्या है वो आप लोगों से बात करता हूँ। आधार का जो क्राइटेरिया है आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, सिम लिया है आप लोगों ने, लिया ही होगा, मैं भी कैसी कैसी बातें पूछता रहता हूँ जब आप लोग सिम लेने जाते हैं तो आधार कार्ड आप लोग वेरिफिकेशन कराते हैं कि आधार कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन हो जाता है और आप लोगों को सिम मिल जाता है। अगर सोचो सेम पैटर्न में कोई कैदी जो है वो जेल में जा रहा है और जेल में उस कैदी को बंद किया जा रहा है, और वहां पर उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं प्रिजनर इंडक्शन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि पीआईडी। अब ये पीआईडी को वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड का यूज किया जाए। मान लो ये आपका सिम है, ये वहां पर कोई कौन कौन जेल के अंदर में जा रहा है उसके वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आधार कार्ड को यूज करने की अगर बेसिकली अगर स्टार्ट किया जाए तो पहले आधार कार्ड का वेरिफिकेशन आप लोग करना पड़ेगा। और आधार कार्ड का वेरिफिकेशन जो है यहाँ पर वो बेसिकली कहां से होगा, UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके थ्रू आप लोगों को प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया है।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा यहाँ पर बोला है कि कैंप्स लगाए जाएंगे सारी जेल के अंदर में, और आधार की जो डिटेल है यहाँ पर एक तरीके से उसको यूज कर कर जो भी यहाँ पर प्रिजनर के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको तैयार किया जाएगा और उनको वेरीफाई कराया जाएगा। तो इसके लिए अलग अलग एरिया में ये काम करने पड़ेंगे। तो उसी के चलते यहाँ पर ये सारी बातें सामने निकल कर आ रही है, यानी कि जो भी आधार कार्ड है अब उसको कैसे सिस्टमेटिक वे में लेकर चला जाएगा ताकि यहाँ पर लोगों को वेरीफाई किया जा सके। इससे क्या पता रहेगा, अब सोचो जैसे आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को बोला था एक बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिजिटल आईडी तैयार की जा रही है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर आज की डेट में मुझे बीमारी है कोई ए, ठीक है, कल को मुझे कोई बीमारी हो गई बी, ठीक है, परसों को कोई बीमारी हो गई मुझे सी। अब मान लीजिए कल को डॉक्टर के पास में जाऊं, डॉक्टर के पास में सारी डिटेल है मेरी डिजिटल फॉर्म में और मेरी आईडी पूछेगी आईडी बता दो भाई एक बार अपने, और मैं बोलूँ कि ये है साहब आईडी, तो वो आईडी देखे बोले कि अच्छा उस साल में आपको ये बीमारी थी, अब ये बीमारी है, अब ये बीमारी है, तो पूरा ट्रैक निकाल लेगा मेरा कि कौन कौन सी बीमारी मुझे है और उसके हिसाब से फिर वो इलाज कर पाएगा कि अच्छा ये इलाज सही रहेगा। तो यहाँ पर डॉक्टर के पास में सारा डेटा इकट्ठा हो गया, वहां पर आईडी पर हो गया, मतलब सारा डेटा इकट्ठा, नोट डॉक्टर के हैंड में नहीं है पर आईडी पे है मेरी, ठीक है, पर पता चल गया डॉक्टर को भी। सोचो अब यहां पर सेम आईडी जो है एक पर्टिकुलर कैदी की बनाई जा रही है आधार कार्ड के साथ में कनेक्ट कर कर। वो पहले मुंबई जेल में था, फिर पुणे जेल में पहुंच गया, फिर वो तमिलनाडु में किसी जेल में पहुंच गया, फिर वो गुजरात में, फिर वो यूपी में, फिर वो हरियाणा में, जहां जहां पर भी जेल में गया, जहां जहां पर भी उसने हरकतें की हैं सारी डिटेल वहां पर उसमें आ जाएगी उसकी खुलकर। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट अगर तैयार होता है तो इससे क्या रहेगा, आसानी रहेगी उस इंसान की समझने में कि ये किस लेवल का प्राणी है, ताकि कल को अगर कोई सॉरी यार, कल को अगर कोई बदतमीजी करे तो उसको पकड़ पाए, ठीक है। तो ये फंडा है यहाँ पर। तो इसके चलते होम मिनिस्ट्री के द्वारा चीजों को अलाउ किया गया है। सारा बेसिकली किसके अंडर में सारी चीजें रहती हैं, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको UIDAI आप लोग बोलते हैं, वो यहाँ पर इस तरह की चीजों को लेकर चलती है। आधार जो आप लोगों के हाथ में रहता है ना, उसको कितने नंबर का है पता है आप लोगों को, चेक करना जाकर, किस किस ने चेक कर रखा है, याद होना चाहिए आधार वैसे नंबर आप लोगों को, ठीक है, सामने भी लिखा है यहाँ से गिन लो कितने नंबर है। तो आधार जो है आज के डेट में ऑल एक रेजिडेंशियल प्रूफ है वो आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से लोग जो है कई बार जिसने पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे कई बार उनके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन रहती थी, कई बार वैलिड नहीं रहते थे और उससे इंसान को प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी। जैसे आप लोगों का राशन कार्ड हो गया, ठीक है, या फिर आप लोगों का जो बेसिकली जो वोटिंग आईडी कार्ड आप लोग वो बोल सकते हैं वो हो गया, ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन जो पहले एक पहचान पत्र मिलता था वो आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर आप लोगों की आंखों की पुतली, आप लोगों का जो हाथों को स्कैन किया गया, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आप लोगों के फेस को स्कैन किया गया, उसके बाद में सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी की गई है। तो इसके चलते यहाँ पर अभी UIDAI जो है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में काम कर रही है। तो यहाँ पर आज की डेट में हमारे देश में एक कानून भी लाया गया, आप लोगों को पता है 2016 में, जिसके ऊपर काफ़ी बवाल हुआ था जब वो कानून बनाया गया और बोला गया था कि लोगों की प्राइवेसी का हनन होगा। उसी के बाद में KS पुत्तास्वामी केस आया था 2017 में और उसने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया था, जो आप लोगों को पता है पार्ट 3 के अंदर में। कौन सा आर्टिकल है वो तो आप लोगों को पता ही है, UPSC ने डायरेक्ट आर्टिकल पूछा था, बताइए आर्टिकल, पद्दी सा क्वेश्चन है तो इसका तो आंसर दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या है, अभी यहाँ पर उसको बेसिकली हम लोग पूरी एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी जाओ तो ये बोलते हैं आधार कार्ड ले आना भाई अपना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा ये हो रहा है कि आसानी से आप लोग यहाँ पर उसका ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। सिम के लिए पहले जी हजूरी एक फजायत हुआ करती थी, अब जरा सी देर में ऑनलाइन आप लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है इतनी आसानी से कर पाए क्योंकि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और जो IT जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर इसको काफ़ी आसानी से लोगों को अवेलेबल करा रही है, कंपनीज को, ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सिस्टम में आप लोगों को आधार अपना देखने को मिलता है, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग यहाँ पर हो जाता है। अगर बात करें आधार के बारे में थोड़ी सी डिटेल में, तो 12 डिजिट का ये नंबर देखने को मिलेगा आप लोग की आइडेंटिफिकेशन की। आप लोग इंडियन रेजिडेंट हैं, यानी कि देश के अंदर में आप लोग रहते हैं, तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कहाँ से आते हैं बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप लोग की आंखों की पुतली, फिंगरप्रिंट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। बोला गया कि ये वॉलेंट्री है, यहाँ पर किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे जब कोरोना वायरस के टाइम पर वैक्सीन लग रही थी तो किसी को फोर्स नहीं करना था कि आप लोग वैक्सीन लगवा लो, बहुत सारे लोगों ने लगवाई नहीं। कोई ऐसा है जिसने लगवाई नहीं है? अच्छा, कोई ऐसा कितना है किसी ने एक ही डोज लगाया फिर लगवाई नहीं है? कोई ऐसा भी है? तो ऐसे भी होंगे, कई सारे मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि 100% कवर नहीं होती हैं चीज़ें, ओके। तो सिंगल यूनिक ID मिल गई यहाँ पर। फिर उस हिसाब से अगर कहीं पर भी एक तरीके से इंसान जा रहा है, राशन कार्ड, पासपोर्ट, कहीं पर भी कुछ भी जा रहा है, किसी भी सिम लेने,
आसानी से इसका इस्तेमाल कर कर वो अपनी चीज़ों को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पर लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं तो कुछ बुरी बात होती हैं। आधार के साइड में भी ऐसे ही कई सारे इशू जुड़े हुए हैं। यानी कि आधार के बाद में सबसे बड़ी बात जब यहाँ पर निकल कर आई, जो आधार कार्ड का बनाने के लिए यहाँ पर सबको फोर्स करने के लिए बात आई, तो कई बार तो ये बोला गया राशन कार्ड के साथ में कनेक्ट कर दिया, किसी के पास में आधार कार्ड नहीं होगा तो उसको राशन नहीं मिलेगा। इसकी वजह से कई सारे राज्य में कई सारे लोगों की डेथ भी हो गई भूख की वजह से। तो फिर यहाँ पर कई सारे इशू बन गए कि आप लोग इसको कंपलसरी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया कि यहाँ पर ये अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको फोर्स नहीं किया जाएगा, ये वॉलंटरी है। इसलिए यहाँ पर इसके अंदर लिखा जाता है कि आप लोगों की मर्जी है, अगर आप लोगों को लेना है तो ले लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके चलते यहाँ पर सबसे बड़ी बात दूसरी क्या निकल कर आती है, डेटा आपने इतना सारा रख लिया उठा उठाकर सामने वाले पर्सन का, तो यहाँ पर ये रहता है कि क्या आप लोग उसको सेव कर पाओगे। यहाँ पर आप लोग सेव ही नहीं कर पा रहे उसको, इसीलिए तो यहाँ पर ये मुद्दा आया था केएस पुत्तास्वामी केस, जब आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पर प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया। ऐसी हरकतें करता हूँ मैं, देखो क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, आंसर ही बता दिया होना मैं क्यूट भूल गया था यार, ठीक है कोई नहीं चलिए कोई नहीं, अच्छे से एंजॉय करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो मतलब एक तरीके से प्राइवेसी के बारे में बात आती है, ठीक है। आज की डेट में अगर बात करें यहाँ पर, फिर भी इतनी सारी चीज़ें होते हुए भी कई सारी फेक आइडेंटिटी यहाँ पर बनाई जा रही है, फेक आधार कार्ड भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, जो कि अब तक इशू बना हुआ है, वह है डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में, जिसके ऊपर जो है गवर्नमेंट काम कर रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि कल को चलकर अगर कोई भी सिक्योरिटी का कोई हनन होता है यहाँ पर इस तरीके से, तो ये कई बार सॉफ्टवेयर ही तो है यार सारी चीज़ें, मतलब सॉफ्टवेयर में आप लोगों ने सेव कर रखी है। अब जरा सी देर में किसी ने हैक कर लिया तो उड़ जाएंगी जरा सी देर में सारी चीज़ें। चाइना के बड़े बड़े धांसू हैकर बैठे हैं, जरा सी देर में इधर उधर हो जाएगी, तो समझ सकते हैं। ऑडिट मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो वो भी प्रॉपर देखने को नहीं मिलती है। और एक तरीके से जब बात करते हैं डेटा, अब थर्ड पार्टी के पास में जा रहा है, यानी कि मेरा डेटा, मैंने कोई सिम लिया जियो का मान लो, तो जियो वाली कंपनी के पास में पहुंच गया। तो यहां से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये अपने ही आप में एक और इशू यहां से निकल कर आता है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि इस चीज़ की कमी क्या है, पर लेकिन हर सिक्के के यार दो पहलू होते हैं। अभी मैंने कमी बताई तो अभी फायदे भी हैं बहुत सारे। अगर बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा कई बार ऐसी बातें बोली जाती हैं कि ऊपर से अगर 1 रुपया चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और वो अगर नीचे ग्राउंड तबके पर किसी इंसान तक पहुंचता है तो ये मानता है कि 16 से 20 पैसे पहुंचते हैं। ऐसी बातें कई सारे पॉलिटिशियन ने बोली है, यानी कि इसके ऊपर एक टास्क कटा जाता था इस चीज़ को लेकर। पर लेकिन जब से यहाँ पर आधार कार्ड आया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो एलिमिनेट हो गई। जो लीकेज था यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का, जो यहाँ पर जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है वो सारी चीज़ें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जो चीज़ें जा रही हैं वो सारी चीज़ें, जनधन योजना जो यहाँ पर चलाई गई उसने एक शानदार कॉम्बिनेशन बना दिया कि यहाँ पर ट्रिनिटी में क्या था, एक साइड में आप लोगों का मोबाइल नंबर हो गया, एक साइड में आप लोगों का आधार कार्ड हो गया, और इस मोबाइल नंबर को आधार कार्ड के साथ में कनेक्ट करने के बाद में दोनों के कॉम्बिनेशन से आप लोगों का अकाउंट खुला दिया। तो यानी कि आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये तीन चीज़ें, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और अकाउंट नंबर जब एक साथ में जुड़ गए तो इंसान को आइडेंटिफाई करना आसान हो गया, उसके पर्टिकुलर अकाउंट में जो चीज़ें प्रोवाइड कराना वो भी काफ़ी आसान हो गया। तो ये काफ़ी सारे फायदे यहाँ से फिर देखने को मिलने लगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जिसका अकाउंट है उसी के अकाउंट में सब्सिडी पहुंच गई, एलपीजी सब्सिडी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को किताबें लेनी है, ठीक है, तो किताबें लेनी है, मान लीजिए कोई किताब जो है वो 500 रुपये की है, मैं बोलूँ कि ठीक है यार 200 रुपये मैं प्रोवाइड करा दूंगा, 300 रुपये आप लोग डाल लेना, तो यहाँ से क्या होगा, ये 200 रुपये की सब्सिडी हो गई। किताब तो 500 की है, पर लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ हेल्प प्रोवाइड करा दी ताकि वो ये काम कर सके। और वो हेल्प कहाँ पर जाएगी, उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में जाएगी, और वो अकाउंट कैसा होगा, जो आधार कार्ड से लिंक होगा और इसी के साथ में मोबाइल नंबर से बेसिकली कनेक्शन उसका देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम फायदा मंथली पेंशन और जो प्रोविडेंट फंड में यहाँ पर, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आधार कार्ड के साथ में लिंक करने के बाद में चीज़ें जो हैं काफ़ी आसान होगी। पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड जो है इनको भी अभी यहाँ पर इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी और बातें चल रही हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि वोटर आईडी कार्ड जो है वो आधार कार्ड के साथ में कनेक्ट करने से ये आसानी रहेगी कि इस इंसान को आइडेंटिफाई करना कि यही इंसान है जो वोट डालने आ रहा है, तो उससे जो वोट की डुप्लीकेसी होती है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन खोजने की कोशिश यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही है, जो कि अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यार देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ हर सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ अच्छी हैं तो कुछ बुरी चीज़ें हैं, पर लेकिन कौन सी ज़्यादा फायदेमंद है, अगर दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर देखा जाए तो उसके ऊपर हम लोगों को काम करना है। तो उसी से रिलेटेड ये बातें हैं, ठीक है।
टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो ये आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। 2018 में यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। पहला क्वेश्चन तो ये है जो कि कई सारे बच्चों के माइंड में भी कंफ्यूजन रहता है कि आधार कार्ड का मतलब सिटीजनशिप होता है या डोमिसाइल होते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट ही दे दिया कि आधार कार्ड जो है वो कैन बी यूज्ड एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। तो यहाँ पर ये बोला गया पहले में, इन्हें कहा कि आप लोग रहने वाले हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, वो वाली बातें। बोला गया कि एक बार इशू कर दिया आधार नंबर तो कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड, इसको डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता, पहले तो ये बोला, और इसको निष्क्रिय भी नहीं किया जा सकता है, ये बात बोली गई। सही स्टेटमेंट क्या है ये आप लोग को बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या फिर नाइदर वन नो टू। तो ए बी सी या फिर डी में से सही आंसर क्या होगा अगर ढंग से देखा जाए, तो ये आप लोग को बताना है। सही आंसर क्या है यहाँ पर, सही आंसर है यहाँ पर डी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि आप लोग इस आधार कार्ड को जो है सिटीजनशिप के प्रूफ के तौर पर यूटिलाइज नहीं कर सकते, ना ही डोमिसाइल के तौर पर। और आधार कार्ड अगर वो इशू हो गया तो उसे डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो ये तो अभी बोला भी गया है कि हर 10 साल में इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो सारी बातें आप लोग जानती हैं। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया ना यूपीएससी ने डायरेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जब भी कोई नई चीज़ आती है मार्केट में तो यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है उसको कहाँ पर रखा जाए, उसको किस पर्टिकुलर लिस्ट में रखा जाए, सेंट्रल लिस्ट में रखा जाए, स्टेट में लिखा जाए, कॉन्करेंट में रखा जाए। तो बहुत सारी ये हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें बनती हैं नई नई, उसे डायरेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में डाल देते हैं। ये यहाँ पर जो भी कोई नई चीज़ बनती है, तो यहाँ पर बोला गया है UIDAI, बोला गया कि स्टैच्यूटरी ऑथोरिटी है, यानी कि वैधानिक जो प्रावधान जो प्राधिकरण के द्वारा यानी कि एक तरीके से कानून पास करके बनाएगी। बोला गया कि जब यहाँ पर UIDAI जो है वो स्टेब्लिश की गई फंक्शन, तो ये अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर में। दूसरा यहाँ पर बोला गया कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर आता है, यानी कि जब तक UIDAI बनाई नहीं गई उससे पहले से इसके साथ में कनेक्ट है, ये बोला गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, या फिर नन ऑफ द अबव। तो A B C या फिर D में से सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से आप लोगों को बताना है। वैसे यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया कुछ बातें, अगर वो सारी बातें आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दे दोगे, ठीक है। सही आंसर क्या है, सही आंसर यहाँ पर B, दो स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर पहली जो स्टेटमेंट है वो सही है। यहाँ पर ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुकी है 2016 से, जो मैंने आप लोगों को बताया 2016 में यहाँ पर एक कानून पास करके यहाँ पर ये एक्ट बनाकर बॉडी बना दी गई। अब फिलहाल ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ में, पर स्टार्टिंग में यहाँ पर ये प्लानिंग कमीशन के साथ में अटैच करके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रख दी गई थी। वही प्लानिंग कमीशन आज की डेट में चेंज होकर नीति आयोग बन चुका है। आप लोग ये बताना है प्लानिंग कमीशन ने कब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर नीति आयोग बनाया गया है। और ये पिद्दी सा क्वेश्चन भी यहाँ पर अभी लिख देता मैं ये क्वेश्चन भी जो है अभी आप लोगों से UPSC के द्वारा पूछा गया है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वहाँ पर। और अगर कल को लिखने के लिए भी आ जाए UIDAI के बारे में कि ये क्या इंपॉर्टेंट काम कर रही है और कैसे कैसे इसके बारे में चीज़ें, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, यहाँ पर क्या क्या इसके साथ में इश्यूज़ हैं। तो वो सारे चीज़ें भी आप लोगों को मैंने बता दी, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना है कि अच्छे से कुछ भी क्वेश्चन उससे बने तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहे, ओके। अभी कोई डाउट हो तो बताना, फिर उसको दूर किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है वो इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टॉपिक से UPSC के द्वारा लगातार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। जैसे कि 2016 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया किसके बारे में, टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के बारे में। बोला गया कि जो आतंकवाद है यहाँ पर हमारे देश के अंदर में खासकर जो पाकिस्तान के द्वारा फैलाया जाता है, इसकी वजह से साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन यानी कि जो सार्क है उसके ऊपर एक तरीके से उसके भविष्य के ऊपर काले बादल मंडराने लगते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया कि अभी रिसेंटली हमारे देश के अंदर में जो जमात इस्लामी को जो बैन किया गया था, तो उसके चलते पूछा गया कि ओवरग्राउंड वर्कर यानी कि वो लोग जो कि टेररिस्ट की हेल्प करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि कैसे हम लोग उसको अफेक्टेड एरिया में कैसे इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरीके के पैटर्न पर क्वेश्चन जो है वो 2021 में पूछा गया आप लोगों से। बोला क्या जा रहा है कि आप लोगों को जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर यानी कि आतंकवाद की जो जटिलता है उसके ऊपर आप लोगों को फोकस देना है और खतरे को खत्म करने के लिए क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि UPSC ने लगातार कॉन्टिन्यूअस इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, तो इस टॉपिक की गरिमा आप लोगों को पता चलेगी यहाँ से कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसी के साथ में सबसे बड़ी बात है, अगर अपनी कंट्री की लोकेशन आप लोग देखोगे तो आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा जिसको बोलते हैं टू फ्रंट वॉर। टू फ्रंट वॉर का मतलब क्या है कि हम लोग को दो बेसिकली फ्रंट पर लड़ना पड़ता है।
एक साइड में है चाइना और एक साइड में आप लोगों को पाकिस्तान देखने को मिलता है। तो इसके लिए भी हम लोग को प्रिपेयर रहना है, खासकर इसीलिए हम लोग बार बार आतंकवाद के मुद्दे पर जब भी हम लोग बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को उठाते हैं, ताकि ये जो मुद्दा है लोग इसके बारे में बातें करें और इस मुद्दे को सीरियसली लेना स्टार्ट करें। इसी से रिलेटेड पूरा टॉपिक है कि यहाँ पर आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि आतंकवाद का शिकार हो रखी हैं, और आतंकवाद का पहला अगर बात करें मीनिंग जो है वो है लोगों के मन में खौफ क्रिएट करना, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर जो मीटिंग हुई, जिसे बोला नो मनी फॉर टेरर, यानी कि आतंकवाद के लिए कोई भी पैसा नहीं पहुंचना चाहिए। तो नो मनी फॉर टेरर जब यहाँ पर ये मीटिंग हमारे देश के अंदर में हुई, पाकिस्तान का तो आने नहीं था क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तो सरगना है इन सब चीज़ों का, चाइना भी यहाँ पर हट गया पीछे। तो ये बिल्कुल ऐसी है। इंडियन मूवी आप लोगों ने देखी है सनी देओल वाली, किस किस ने देखी है बताइए, यस या फिर नो। उस मूवी में क्या रहता है, बेसिकली एक टेररिस्ट को पकड़ता है सनी देओल, और फिर वहाँ का नामी गिरामी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहता है शंकर सिंघानिया, जो कि बेसिकली डैनी रोल प्ले करता है वो। तो यहाँ पर वो जो डैनी रहता है वो इतना ताकतवर रहता है कि वो वहाँ पर गवर्नमेंट तक हिला देता है। पर लेकिन उसका किस तरीके से रिलेशन था उस टेररिस्ट के साथ में, तो उसको प्रूफ करने के लिए सनी देओल ने टेररिस्ट को पकड़ के उसको जेल में रखा था और बोला था जिस दिन प्रूफ हो जाएगा उस दिन मैं इसको गोली मार दूंगा या फिर उसको मार दूंगा। तो यहाँ पर शंकर सिंघानिया इतना बिलबिला जाता है यहाँ पर कि वो खुद ही आकर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना देता है कि इसको रिलीज कर दो। तो सनी देओल कहता है कि अब तो मुझे इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही जब सपोर्ट में आके बोल रहा है इसको रिलीज कर दो वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो यहाँ से सीधा सीधा पता चल गया कि कौन जो है टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। सेम पैटर्न यहाँ पर ये जो शंकर सिंघानिया है वो है चाइना, और जो टेररिस्ट है वो है पाकिस्तान, जिसको हमने यहाँ पर एक तरीके से सनी देओल ने पकड़ रखा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर पाकिस्तान तो आने नहीं था क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये तो खुद ही यहाँ पर एक तरीके से वो चीज़ है। चाइना यहाँ पर क्यों नहीं, चाइना यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इवन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी। यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी हम लोग किसी टेररिस्ट को बैन करने की बात करते हैं, तुरंत यहाँ पर चाइना जो है उसको वीटो कर देता है। वीटो क्या है, वीटो यहाँ पर एक पावर है जो कि यहाँ पर 5 देशों को मिली हुई है, जिसमें चाइना भी एक है। चाइना के अलावा कौन है, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, और एक कंट्री और है जो कि काफ़ी न्यूज़ में है रिसेंटली, उसका नाम आप लोग बताइए। तो यहाँ पर चाइना जो है उस वीटो का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। चाइना के हालांकि जो भी पांचों के पांचों मेंबर हैं वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि पावर जो दी गई थी वो दुनिया का उद्धार करने के लिए दी गई थी। पर लेकिन दुनिया का उद्धार नहीं दुनिया के ऊपर उधार चढ़ा रहे हैं कि हम तुमको वहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए तुमको यहाँ पर हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं कि यूएन के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को रिफॉर्म लेकर आना चाहिए ताकि ऐसी दिक्कतें प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है वो मैं आप लोगों को एक एक कर बताता हूँ। ये आप लोगों से यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी या टेररिज्म के बारे में कोई बात कर ले तो जीएस पेपर 3 के अंदर में आ जाएगा, और क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पर कि ये कौन से नंबर की मीटिंग है, NMFT। तो याद रखिएगा 2022 में ये तीसरे नंबर की मीटिंग यहाँ पर हो रही है, यानी कि कहाँ हो रही है, हमारे देश के न्यू दिल्ली में मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली, और तीसरे नंबर की ये मीटिंग यहाँ पर निकल कर आई जिसको बोला गया नो मनी फॉर टेरर, यानी कि टेररिज्म के लिए कोई पैसा जाना ही नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर काफ़ी तगड़े तरीके से यहाँ पर बोला गया, टेररिज्म के बारे में बातें की कि टेररिज्म को आप लोग ऐसे नहीं देख सकते कि अच्छा टेररिज्म बुरा टेररिज्म आतंकवाद जो है वो आतंकवाद होता है, और वो किसी भी रिलीजन को नहीं देखता, जब मारता है तो सबको एक तरीके से लेता है। तो इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर इसके ऊपर काम किया जाए। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप लोगों से पूछी जा सकती है वो याद रखेगा, ये जो मीटिंग है यहाँ पर ये इससे पहले 2 बार हो चुकी है। मैंने भी आप लोगों को बताया, जो पहली मीटिंग देखने को मिली थी ये थी फ्रांस में पेरिस के अंदर में, और वो जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 2018 के टाइम पे, ठीक है। दूसरी मीटिंग जो हुई वो मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली ऑस्ट्रेलिया के अंदर में मेलबर्न में। ये जो मीटिंग हुई थी वो 2019 में हुई। यहाँ से आप लोग याद रखने के लिए ऐसे आप लोग इसको देख सकते हैं, और यहाँ से अब आप लोगों का ट्राइंगल बन गया, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से। तीसरी जो मीटिंग हुई है वो अभी दिल्ली के अंदर में 2022 में। 2 बार पहले क्यों नहीं हुई यहाँ पर, आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते बहुत सारे इशू बन रहे हैं, तो अब हुई यहाँ पर। तो पहली मीटिंग फ्रांस में, दूसरी मीटिंग आप लोगों को यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरी मीटिंग यहाँ पर देखने को मिली इंडिया के अंदर में, जिसमें पाकिस्तान और चाइना ने साफ साफ बेसिकली पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, क्योंकि 2 बार ये मीटिंग जो है पहले कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन की जा चुकी है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर ये इनिशिएटिव भी और फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, क्योंकि फ्रांस भी टेररिज्म को झेल चुका है ऑलरेडी। तो इसमें जो ये पर्टिकुलर 2022 में जो मीटिंग हुई, इसमें से दुनिया के लगभग 72 देश जो हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। और 15 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आई यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए,
ताकि जो आतंकवाद वाला जो मुद्दा है इसको सुधारा जा सके। ये किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आतंकवाद यानी कि टेररिज्म जो है वो उसी कैटेगरी में आ चुका है जैसे कि क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये आज की डेट में ग्लोबल इशू बन चुके हैं, यानी कि ग्लोबल लेवल पर इनके ऊपर बात करना जरूरी है। ग्लोबल अगर बात करें यहाँ पर जो एक तरीके ट्रेंड आप लोगों को देखने को मिल रहा है टेररिज्म और टेररिज्म जो फाइनेंस है उसके बारे में, तो बहुत सारे कई सारे खासकर जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये वो देश हैं जहां पर टेररिस्ट जो हैं वो पावर में रहते हैं, आप लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। और कई बार यहाँ पर इनको जो पैसा मिलता है वो कई तरीके से सपोर्ट किया जाता है। जैसे पाकिस्तान में तो सबको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, कई सारे सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। और कई सारे लोग जो है इनको आप लोगों को यहाँ पर टेक्नोलॉजी वगैरह भी देते हुए नजर आएंगे, और कई सारे यहाँ पर इनको सपोर्ट करते हैं। जैसे चाइना यहाँ पर डायरेक्ट सपोर्ट करता है, जब इनको बैन करने की बात करते हैं तो चाइना बोलता है कि ये मेरे बच्चे हैं, तो फिर बोलते हैं बच्चों मैं तुमको नहीं कुछ होने दूंगा, ठीक है मेरे बच्चे। कौन सी मूवी में डायलॉग नहीं था कि मेरे बच्चे। तो वही वाली चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। पर हम कौन है? हम वो लोग हैं जो कि यहाँ पर उन्हें कहते हैं कि वो आग का जला जो है, आग का जला नहीं दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। हम वो हैं जो कि टेररिज्म का स्टार्टिंग से ही एक तरीके से हम लोग दिक्कतें झेलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को तो इस पर काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। हमारे पड़ोस में कौन हो गया? हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। वहां पर आज के दिन में तालिबान बैठा है, इधर पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर आप लोगों को बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे अफगानिस्तान के अंदर रिजीम चेंज हुआ तो हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर और फोकस दे रहे हैं। तो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जो है ये दो सबसे बड़े ताकतवर आज के डेट में दुनिया में एक तरीके से आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं। टेररिज्म को सेफ हेवन माना जाता है पाकिस्तान के अंदर में, और अब तो पाकिस्तान और चाइना दोनों खुलकर साथ में सामने आ गए दुनिया के, ये दोनों सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग हो रही है इंडिया के अंदर में टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को रोकने के लिए, और दोनों भाई आए नहीं पाकिस्तान और चाइना। ये आप लोग देखें यहाँ से क्या समझ में आता है। इसी के साथ में जितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ रही है आज की डेट में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। साइबर थ्रेट भी यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर टेररिज्म एक यूज कर रहा है। इवन बिटकॉइन जो है वो यूज किया जा रहा है इनके द्वारा टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए। तो ये भी एडवांस हो रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये स्लीपिंग सेल अपनी क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आज की डेट में कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इनकी आइडियोलॉजी से सहमत हो गया कि हाँ, और फिर क्या कर रहे हैं, उसके साथ में इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो कहीं पर रुका हुआ है और फिर उसको किसी तरीके से मैसेज भिजवा दिया, नहीं इसको कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं इसको पैसा दे रहे हैं, वो अपने आप ही सारी चीजें अरेंज कर रहे हैं। उसका माइंड इतना ब्रेन इसका नहीं ब्रेन वॉश कर देना, माइंड इतना उसका बिल्कुल खोखला कर दिया कि वो उनके एक इशारे पर अपनी भी जान देता है और कई सारे लोगों को भी मार के चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाकर उसको जन्नत मिलेगी। अबे उल्लू इंसान, तुमको जमीन पर जन्नत नहीं दिख रही, यहाँ पर ऊपर जन्नत मिलेगी तुमको। तो ऐसी ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो खासकर अगर बात करें, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कई सारी कंट्री ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान सबसे टॉप पर है, उसको एक तरीके से यहाँ पर नर्सरी बोला जाता है टेररिज्म की, यानी कि यहाँ पर टेररिज्म की प्योद लगाई जाती है। इवन टेररिज्म एक करियर के तरीके से लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर इनके जो नहीं एक तरीके से रहनुमा है उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। यही चीज को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या किया था, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था और बोला था कि अटेंडेंस लगाते रहना टाइम टू टाइम। जैसे नहीं अजय देवगन बोलता है सिंघम मूवी में कि आने वाले टाइम में डेली यहाँ पर आकर साइन कर चुपचाप निकल जाना यहाँ से, ठीक है। तो वही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते अब तो जो टेररिज्म है वो और लेवल पर पहुंच गया है। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि एक तरीके से ब्लैक तरीके से कमाया गया पैसा वो इस्तेमाल किया जाता है, और फाइनेंस किया जाता है काफ़ी लार्ज स्केल पर क्राइम में। तो ये बहुत सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आज की डेट में कोई एक इशू नहीं है, बहुत सारे इशू आप लोगों के सामने है, और इंडिया जो है इन सब चीज़ों से यहाँ सर जूझता रहता है। इसलिए इंडिया ने अपना जुगाड़ पहले कर लिया है। वो क्या क्या है, जैसे आप लोगों को पता है हमने कई सारे इनिशिएटिव यहाँ पर ले रखे हैं। नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देखने को मिलेगी, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर निकल कर आया। ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बनाया जा रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर भी देश के अंदर में है, जब टेररिज्म और सिक्योरिटी के बारे में बात आए तो उनको 1 मिनट में एक जगह इकट्ठा किया जाए। तो ये एक इंटेलिजेंस ग्रिड आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर बनाएंगे, ये आप लोग देखते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा ही देश काम कर रहा है और दुनिया जब इससे जूझ रही है तो दुनिया काम कर रही है। और इंटरेस्टिंग चीज़ तो यहाँ पर ये है, जब यूएसए यहाँ पर स्टार्टिंग में पाकिस्तान जो है यूएसए की गोद में बैठा रहता था, उस टाइम पर पाकिस्तान कहता मेरे बच्चे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा। तो वो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब थी उस टाइम से, और तब से लेकर यहाँ पर जो कहीं ना कहीं यूएसए जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता है, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए, क्योंकि चाइना को टैकल करने के लिए भी आज की डेट में उसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पर अभी इमरान खान साहब जो हैं वो बात बोले थे और फिर पलट गए अपनी बात से। यानी कि ये सारे इशू चलते रहते हैं, कोई परमानेंट दुश्मन और दोस्त नहीं होता है इंटरनेशनल रिलेशन में। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं।
यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, UNOCT, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। टेररिज्म प्रिवेंशन ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस एंड ऑन ड्रग एंड क्राइम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इसी पर्पज के लिए बनाया गया है। और इंडिया की एनुअल रिजोल्यूशन ऑन काउंटर टेररिज्म, जो कि इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जिनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जा रहे हैं, तो एक अच्छा सा आंसर आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। कई सारे लोग जो है यहाँ पर कई सारी बातें बताते हैं कि ये सारे इशू तो इंटरनेशनल लेवल पर चल ही रहे हैं, हम लोग इंटरनली क्या कर सकते हैं अगर ढंग से देखा जाए। तो यार सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस फैला सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ क्या होती है, जब हम लोग एक साथ में मिलकर नहीं रहते, तो रिलीजन के नाम पर कई बार हम लोगों को लड़ाया जाता है, ठीक है, रीजन के नाम पर हम लोग लड़ते हैं कई बार। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ेगी। जितने हम लोग अंदर से खोखले रहेंगे ना, उतना ही सामने वाला आकर हमारे ऊपर रूल करेगा। और 200 साल तक अंग्रेज रूल करके तो गए हैं, तो आगे भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ें आज ही हम लोगों को समझनी है, तभी हम लोग फ्यूचर में इन चीज़ों का सोल्यूशन हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। डाउट है तो बताना जरूर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2022। तो यहाँ पर फोकस एरिया क्या है, ये आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। ग्लोबल ट्रेंड इन टेररिज्म एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। दूसरा बोला गया कि यूज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल, ताकि उनको फंड मिल सके टेररिस्ट को, आतंकवादियों को। इसी के साथ में टेक्नोलॉजी और यहाँ पर जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कैसे इसको चैलेंज को देखना है। सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ABCFD सही आंसर क्या है अगर आप लोगों से पूछा जाए तो। सही आंसर क्या है यहाँ पर, सही आंसर यहाँ पर डी। सारी की सारी स्टेटमेंट सही है जो अभी यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाई है। याद रखिएगा, पहली कॉन्फ्रेंस पेरिस, फिर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, और अभी यहाँ पर आप लोग देखते हैं इंडिया के अंदर में तीसरी कॉन्फ्रेंस अभी यहाँ पर देखने को मिली। इंटरनेशनल लेवल का कोई भी इवेंट अगर हमारे देश के अंदर में होता है तो उसके ऊपर स्टार लगा लिया करो 2 या 3, क्योंकि उसके क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आ गया, भाई साहब यहाँ से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि यहाँ पर नो मनी फॉर टेरर फाइनेंसिंग के या कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर आप लोगों से पूछ जाए, बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। स्टार्ट किया गया था 2018 में इनिशिएटिव फ्रांस के द्वारा। दूसरा बोला गया एम है यहाँ पर कि फोकस किया जा सके कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्री, जो भी यहाँ पर, ताकि टेरर को रोका जा सके, ठीक है, उसकी फंडिंग को रोका जा सके। पहली 2 कॉन्फ्रेंस पेरिस में और मेलबर्न में हुई, पेरिस में 2020 में और मेलबर्न में 2021 में। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर आप लोग साफ साफ बता सकते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, वीडियो को पॉज कर एक बार आंसर दे लो, क्योंकि बिल्कुल फैक्चुअल और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर है यहाँ पर बेसिकली क्या, बी, क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट साफ साफ आप लोगों को यहाँ पर गलत दिख रही है। 2018 में, 2019 में हुई है और अभी 2022 में हुई है। कोविड-19 के टाइम पे 2 साल तक हुई ही नहीं है। तो ये बड़ा ही प्यारा सा एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन गया। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल जाए। क्या बेसिकली टॉपिक में बोला जा रहा है उसका करंट भी आप लोगों को पता चल गया। इसके बाद में आंसर राइटिंग के क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए वो आप लोगों को पता चल गए, और प्रैक्टिस भी आप लोग ही होगी। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा कि आप लोग खुद बताइए। तो इसको कहते हैं सिस्टेमेटिक वे में पढ़ाई करना, जिसमें करंट, स्टैटिक, बेसिक, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सारी आप लोगों की कवर हो जाती है। फीडबैक जरूर दे दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है कहीं डाउट हो तो उसको पूछ लिया करो, ठीक है दोस्तों। ये एक ऐसा टॉपिक है यार, इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कम से कम जो स्टूडेंट हैं स्कूल के या फिर हमारा जो समाज है उनको जागरूक करना जरूरी है, वरना ये ऐसा टॉपिक है जो कि देश को डिवाइड करने का काम बड़ी जल्दी करता है। क्या है पूरा मुद्दा, काफी डिटेल में समझाऊंगा और ध्यान से सुनिएगा, ताकि जो भी बातें आप लोगों को बताया जाए वो आप लोग समझ सको। आप लोगों को पता है कि हर एक पर्सन जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के साथ में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, और मैक्सिमम रिलीजन जो है उनका ओरिजिन जो है वो हमारे देश में से हुआ है, ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें रिलीजन के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि संविधान निर्माता भी समझते थे। इसलिए बाकायदा आप लोगों के जो मूल अधिकार हैं, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 के अंदर में, उसमें उन्होंने इसके लिए प्रॉपर आर्टिकल दिए हैं डेडिकेटेड। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक, यानी कि आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 4 आर्टिकल, अनुच्छेद जो है संविधान के अंदर में, वो रिलीजन को ही डेडिकेट कर दिए, क्योंकि उनको भी पता था कि रिलीजन कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको हम लोग को लेकर चलना है। अभी इसके बारे में मैं आप लोगों से क्यों बात कर रहा हूं, कई सारे जो राज्य हैं हमारे देश में यहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर आ रहे हैं। मतलब
देखिए हमारे संविधान में भी ये बोला गया कि आप लोग अपना रिलीजन जो है वो फॉलो कर सकते हैं, पर लेकिन आप लोग किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो भी आप लोगों का रिलीजन जो है वो फॉलो करना स्टार्ट कर दें। यानी कि मेरा रिलीजन मैं फॉलो करूं, आप लोगों का रिलीजन आप लोग फॉलो करो। मैं आप लोगों को अपने रिलीजन की अच्छाइयां बता सकता हूं कि यार मेरे रिलीजन में ये चीजें अच्छी हैं, आप लोग चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, पर लेकिन मैं आप लोगों को फोर्स करूं कि आप लोग ये फॉलो कर लो तो वो बिल्कुल गलत होगा। यानी कि अपने रिलीजन के बारे में लोगों को अवेयर करा सकते हैं कि ये मेरा रिलीजन है, पर लेकिन किसी को जबरदस्ती अपने रिलीजन में आप लोग कन्वर्ट नहीं करा सकते, ये बिल्कुल गलत है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा सोसाइटी में ऐसे केसेस निकल कर आते हैं कि यहां पर फोर्स किया जा रहा है उसको रिलीजन जो है उसमें कन्वर्ट करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया कि जो इस तरीके के इशू निकल कर आ रहे हैं समाज के अंदर में, जहां पर लोगों को फोर्स किया जा रहा है रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए, इसके ऊपर आप लोग क्या स्टेप उठा रहे हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि सोसाइटी में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे और कोई भी इस तरीके से किसी को फोर्स न करे, ठीक है, और ताकि यहां पर सिचुएशन को जो है हैंडल किया जा सके। अभी अगर आप लोग बात करें यहां पर ये मुद्दे ऐसे हैं, ये कई बार आते हैं और चले जाते हैं। तो बोला गया कि देयर हैज बीन नो सेंट्रल लेजिस्लेशन, अब तक इसके ऊपर कोई कानून नहीं है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में पास करके बनाया गया है ताकि इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके या फिर रेगुलेट किया जा सके अगर कोई किसी को कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन ए है, वो अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है और यहां पर किसी और को भी बोला उसने कि फोर्स कर दो कि यहां पर तू इस रिलीजन में कन्वर्ट हो जा, उसके साथ में जबरदस्ती कर रहा है, तो यहां पर उसको डरा रहा धमका रहा है यहां पर अपने रिलीजन में कन्वर्ट कराने के लिए। तो हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है अब तक कि उस इंसान को रोका जा सके जो ऐसी हरकतें कर रहा है और अपने रिलीजन के चलते यहां पर ये सारी बातें बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर अभी कई सारे राज्य जो हैं वो अलग अलग अपने लेवल पर कानून बना रहे हैं। जैसे कि उड़ीसा ने यहां पर कानून बनाया इसको लेकर, ठीक है। कई सारे राज्य आ रहे हैं यहां पर। उड़ीसा के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश के बारे में आप लोग बात कर लीजिए, इसी के साथ में आप लोग और भी कई सारे राज्य बनेंगे जिनके द्वारा इनेक्ट किए गए अपने खुद के रिलीजन, ताकि फोर्स या तो फोर्सफुल्ली किसी को आप लोग अपने रिलीजन में कन्वर्ट नहीं करा सकते या फिर झूठ बोलकर फेक तरीके से भी या फिर कोई फ्रॉड तरीके से। तो ये सारे एफ जो है ना, ये सारे यानी कि फेक, फ्रॉड या फोर्स किसी को भी आप लोग नहीं कर सकते हैं, झूठ किसी के बोलकर आप लोग यहां पर अपने रिलीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यानी कि ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी काम किया जा रहा है और यहां पर ऑलरेडी काम होना भी चाहिए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो सतर्क हो गया, उसने इसीलिए बोला यहां पर कि यार तुम इसके ऊपर क्या कर रहे हो, ठीक है। यानी कोई ऐसी इशू चल रहा है तभी तो बात की जाएगी इसके ऊपर, वरना यहां पर किस तरीके से इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्यों ही बोलता अगर सारी चीजें नॉर्मल होती। इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में यहां पर केस पहुंचा था, रेव स्टैनिस्लॉस वर्सेस मध्य प्रदेश 1977 में, यानी कि 1977 में, ठीक है। यहां पर क्या बोला गया, उनके द्वारा जो एंटी कन्वर्जन जो कानून है यहां पर मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अंदर में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार दे दिया। यानी कि सही है यहां पर, क्योंकि संविधान में जब आप लोग जाओगे, मैंने बोला पार्ट 3 के अंदर में संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है वो रिलीजन के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 25 जो है उसमें ये बोला गया कि आप लोग अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो, यानी कि अपने रिलीजन को आप लोग लोगों तक पहुंचा सकते हो, उसकी अच्छी अच्छी बातें बताकर कि मेरे रिलीजन के अंदर में ये चीजें हैं, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, लोगों को उसके बारे में बता सकते हो। पर लेकिन आप लोग यहां पर इसके अंदर में ये नहीं लिखा है कहीं भी कि आप लोग लोगों को कन्वर्ट करोगे अपने रिलीजन में, ठीक है। तो ये अगर कहीं पर आ गया यहां पर कन्वर्ट करने वाला, तो वो यहां पर कहीं ना कहीं क्या हो गया, फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है यहां पर इंसान के इस तरीके से फोर्सफुली कन्वर्ट कर कर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस यहां पर बन जाता है, तो इसके बारे में आप लोग यहां पर याद रखिएगा। तो रिलीजन यार सारे अच्छे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है, कोई भी संविधान अच्छा और बुरा नहीं होता है, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग उसको कैसे लेकर चल रहे हैं। क्योंकि लोग अगर संविधान अच्छा भी हो भले ही, अगर लोगों की मनसा बुरी है तो उसमें समस्याएं ढूंढ लेंगे, पर लेकिन संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर इंप्लीमेंट करने वाले उसको अच्छे हैं तो फिर वो उसमें अच्छाई ढूंढ लेंगे। इसी तरीके से रिलीजन के अंदर भी टाइम टू टाइम जो है उसको फॉलो करने वाले अपने हिसाब से उसके अंदर चेंज करते हैं, और ऐसी हरकतें यहां पर देखने को मिलती है आज के डेट में, जो अभी आप लोगों को यहां पर बताई। लोग जब फोर्स करने लगते हैं और उसके अंदर एक कुरीतियां आ जाती है फिर रिलीजन के अंदर में, तो वो लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि उनकी मनसा कैसी है। और इसी का ध्यान रखते हुए संविधान में बकायदा इसको ध्यान रखकर ये सारी चीजें रखी गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहां पर पूछना चाहूंगा, आप लोगों को ये बताना है कि हमारे कंट्री में जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो किस साल में ऐड किया था और कौन सा संविधान में संशोधन करके उसका ऐड किया था। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म वो ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं था, उसको बाद में ऐड किया गया। तो यहां पर कहां पर ऐड किया गया, उसको प्रियम्बल के अंदर में ऐड किया गया, यानी कि प्रस्तावना के अंदर में। तो कौन सा संविधान में संशोधन करके वो ऐड किया गया था, ये आप लोगों को बताना है।
तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं भी डाउट हो तो उसको पूछ लिया करो और फीडबैक जरूर दिया करो। जैसा भी आप लोग को आर्टिकल लगता है, कभी भी डाउट लेकर जाओगे तो फिर क्या फायदा है लेक्चर देखने का, ठीक है। और अपने अपने रिलीजन को एंजॉय करो, किसी भी रिलीजन के बारे में गलत चीजें नहीं बोलनी है, ठीक है। कई सारे इसके ऊपर डिस्कशन डिबेट करते हैं, तो पॉजिटिव होना चाहिए ताकि प्रोग्रेसिव थॉट लगे कि हाँ कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, और लगना चाहिए कि हाँ उस तरीके से सोच भी पा रहे हैं, ओके। क्योंकि जब आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर बैठोगे ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कम्युनिटी के लोग वहां पर रहेंगे और आप सबके डीएम रहोगे वहां। ऐसे नहीं कि हिंदू हो तो हिंदू के और मुस्लिम हो तो मुस्लिम के डीएम रहोगे। तो इसलिए आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, ताकि उस टाइम पर आप लोग ढंग से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सको, ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर कानून है जिसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, और रिसेंटली अभी न्यूज में है और पहले भी ये न्यूज में था। बेसिकली यहां पर बात की जा रही है हमारे देश में जो पूजा स्थल होते हैं, ठीक है, जैसे हिंदू के लिए आप लोग मंदिर बोल सकते हैं, मस्जिद हो गई मुसलमानों के लिए, गुरुद्वारा हो गए सिख कम्युनिटी के लिए, चर्च हो गई ईसाई के लिए, तो सबके अपने अपने यहाँ पर पूजा स्थल हमारे देश के अंदर में बने हुए हैं। पर लेकिन कुछ ऐसे पूजा स्थल हैं जो कि कंट्रोवर्सी में रहते हैं, यानी कि पहले यहाँ पर माना जाता था कि मंदिर थे अब मस्जिद बना दी, तो उसकी वजह से कई सारे इशू देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर ये आर्टिकल है जिसको बोलते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, यानी कि 1991 में आते आते सरकार को ये समझ में आ गया कि इसके ऊपर कोई कानून लाना पड़ेगा। अगर कानून नहीं लाया तो यहाँ पर लोग जो है वो लड़ लड़ के मरेंगे और कल को चलकर बहुत बड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आई 1991 में, और उसमें यह बोला गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद में अगर कोई जगह पर मस्जिद है तो वो मस्जिद रहेगी, मंदिर है तो मंदिर, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा, या चर्च है तो चर्च, उसको तोड़कर वहां पर ये नहीं बोला जाएगा कि इससे पहले यहां पर मंदिर था अब मस्जिद बन गई तो मस्जिद को तोड़ो, यहां पर फिर से मंदिर बनाओ, या यहां पर मस्जिद है आज मस्जिद थी यहां पर मंदिर बना दे तो मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाओ। तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा, जो जहां पर है यथा स्थिति वैसा ही रहने वाला है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि यार जब हिस्ट्री उठाकर देखोगे ना, तो हिस्ट्री में आप लोग किसी भी चीज को जब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को यहां पर ही देखने को मिलेगा, किसी भी चीज को आप लोग जब गहराई से जाकर देखना स्टार्ट करोगे तो वहां पर किसी भी चीज को आप लोग ये नहीं बोल सकते कि ये आज सही है उस टाइम पर यहां पर गलत थी, या फिर आज गलत है उस टाइम पर यहां पर सही थी, क्योंकि हर एक इंसान का परसेप्शन अलग निकल कर आएगा, ठीक है। वो बोलेंगे कि मंदिर तोड़े गए थे यहां पर मस्जिद बना दी, तो उस टाइम पर क्या थे, उस टाइम पर वो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर रूल कर रहे थे, संविधान थोड़ी ना था उनका, वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे, तो इसलिए उनके द्वारा वो काम किया गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि अगर उन मुद्दों को उठाकर आज की डेट में हम लोग लड़ने लगेंगे तो हमारे कंट्री में एक सुधार, एक दुनिया एक जो एक इतनी डाइवर्स कंट्री है, तो एक जो माहौल बना हुआ है सौहार्दपूर्ण, वो सारा मिटता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। आप लोग खुद देख सकते हैं बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला जो केस था, इतने लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चला और इस कानून से उसको बाहर भी रखा गया। तो सेक्शन 5 में इसको यहां पर एक्सेप्शन रखा गया, क्योंकि यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर पहुंच गया था। सोचो ऐसे अगर मैटर सारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने लगेंगे तो कितनी बड़ी दिक्कत यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए बोला गया यहां पर कि अगर जो भी यहां पर है उसको उसी में रखा जाए, तो ये सारी सिचुएशन यहां से निकल कर आई। कई सारे लोग ये बोलेंगे कि सर ये गलत है, जब मस्जिद बनाई गई वहां पर मंदिर को तोड़कर, तो आज मंदिर बनना चाहिए वहां पर तोड़कर, ठीक है। पर लेकिन जिनकी श्रद्धा उसके साथ में आज के दिन में जुड़ चुकी है, वो ये कहेंगे नहीं हम तो यहाँ पर अपना जो है अपनी जो धर्म की जो एक तरीके से यहाँ पर आराधना कर रहे हैं उसी तरीके से, तो यहाँ पर उसको लेकर वो अलग तर्क यहाँ पर देने वाले हैं। तो फिर जब हम लोग रिलीजन के मैटर में इतना जुड़ जाएंगे तो ना तो हम अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे, ना ही हम लोग अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे, ना ही हम लोग एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, ना ही हम लोग यहाँ पर अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। और सारे देश जैसे चाइना हो गया, यूएसए हो गया, सारे हमसे पता नहीं कितने कितने आगे निकल जाएंगे, ठीक है। हम लोग लड़ते रहेंगे बिल्कुल ऐसे ही रिलीजन के नाम पर। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए ये कानून यहाँ पर लेकर आया गया था। तो इसके ऊपर डिबेट करना कि ये सही है या फिर गलत है, तो वो डिबेट आप लोग कितना भी लंबा लेकर चल सकते हो, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हर एक इंसान जो है वो अपने पॉइंट रखेगा। पर लेकिन यहां पर जब ये एक्ट लेकर आया गया तो इसका बेसिक पर्पज ये था कि फोकस करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए गए थे 1990s में, ताकि देश जो है वो डूबने से बच जाए, और अगर ऊपर से लड़ने भी हम लग जाए तो फिर कैसे यहां पर सोल्यूशन निकाल के लाएं। तो समझ रहे ना आप लोग सारी चीजें। फिर भी आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं इसके बारे में, कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप लोग अपनी राय लिख सकते हैं। आप लोगों को पूरा अधिकार है, संविधान आप लोगों को पूरा अधिकार देता है अपने थॉट को एक्सप्रेस करने का। पर यह याद रखिएगा कि कल को चलकर आप किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का थॉट भी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग के हाथ में जो कलम रहेगी वो जस्टिस करेगी ग्राउंड लेवल पर। तो अगर आप लोग इस तरीके से इन्फ्लुएंस होंगे एक रिलीजन को लेकर, तो आप लोग उस पोस्ट के साथ में जस्टिस नहीं कर पाओगे जिस पोस्ट पर आप लोग जाकर बैठोगे। तो ये जरूरी है आप लोगों को चीजें अंडरस्टैंड करनी और इनकी ग्रेविटी को, ओके।
काफी खतरनाक बात है यहाँ पर, और बात करूंगा आप लोगों से वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मतलब क्या है यहाँ पर, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया में मौसम की जानकारी देती है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या बर्बादी चल रही है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें जो हैं वो आबाद की जा सकती हैं। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WMO बोलते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। इसके प्रेसिडेंट कौन है वो आप लोगों को बताना है, पर बनाया गया था इसको 1950 में, इतना मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये ऑर्गेनाइजेशन ये चेक करती रहती है क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी इसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो पूछे आप लोगों से स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया, ये रिपोर्ट जो है 2021 वाले किसके द्वारा पब्लिश की गई है, तो आंख बंद कर बोल सकते हैं वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आप लोग ऐसे रहेंगे। आप लोगों को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मिलेगा, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी, या इंडिया का जो है यहाँ पर इंडियन मीटरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है आप लोग उसको बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मतलब कहने का यहाँ पर ये कि आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी थी, आप लोगों को लगेगा यार ये नहीं तो ये होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को जरूरी है यहाँ पर, ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए कह रहा हूं कि हमेशा आप लोग चीजों को गहराई में जाकर समझोगे तो ही आप लोग सोल्यूशन निकाल पाओगे। ठीक है, तो सेकंड सीरीज की ये रिपोर्ट है यहाँ पर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो ये याद रखिएगा किसके द्वारा पब्लिश की गई, याद रखिएगा। इसमें सबसे खतरनाक बात ये बोलेगी कि जो फ्लड और जो ड्रोथ यानी कि जो बाढ़ आ रही है और जो सूखा पड़ रहा है यहाँ पर, उसकी वजह से 2021 में 35 बिलियन रुपयों का नुकसान हो गया। 35 बिलियन रुपए नहीं है यहाँ पर, डॉलर हैं। इतने डॉलर का नुकसान हो गया। अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जाकर आप लोग रुपये निकाल पाओगे। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना सारा लॉस यहां पर देखने को मिल रहा है। और ये तो मैंने दुनिया का बताया आप लोगों को ओनली 2021 में। अगर आप लोग इंडिया यानी कि अपनी कंट्री का अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 4.4 बिलियन का यहां पर लॉस हुआ, जो हमारे देश में यहां पर स्टॉर्म ये देखने को मिले। और एडिशनल जो फ्लड यानी कि बाढ़ की वजह से हुआ तो 3.2 बिलियन का, यानी कि लगभग 7.6 बिलियन रुपीज जो हैं वो हमारे डूब गए यहां पर। किसकी वजह से, जो कई सारे तूफान और कई सारी बाढ़ आई जिसमें बहुत सारी चीजें बह गई। ये रिपोर्ट ने यहां पर ये बातें बताई है। एशिया के बारे में बातें कर रही है तो हमारे देश के बारे में भी आप लोग यहां पर जान सकते हैं, जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को दुनिया के बारे में बता दिया। अपने देश में क्या है उसको बोलते हैं हम लोग IMD, तो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जब शब्द डिपार्टमेंट बोल दिया तो इसका मतलब किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब उसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है। और ये भी ऑर्गेनाइजेशन कोई ज्यादा नया नहीं है, 1875 में बनाया गया था। समझ सकते हैं आप लोग, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। ठीक है, 125 साल से भी ज्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर आप लोगों को इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये ओनली हमारे देश के लिए काम नहीं करती है। ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है WMO की, उसमें से एक हमारी IMD भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज़ों को प्रोवाइड कराती हुई नजर आती है। ये मलक्का स्टेट हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया। तो यानी कि अपने देश के आसपास वाले रीजन में यहाँ तक का आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देती है, यहाँ पर इधर तक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती है। तो कल को पूछे कि हमारा जो IMD है यानी कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो तो बस भाई हमारे घर की जानकारी देता है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ये हमारे घर की जानकारी नहीं देता है, ये हमारे पड़ोसियों की भी जानकारी देता है। तो भारतीय मौसम विभाग जो विज्ञान विभाग है, ये इसके बारे में आप लोग ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। इसके रीजनल ऑफिस चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, हैदराबाद के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो टॉपिक को फिर से कह रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन कवर हो गया आप लोगों की WMO, इसी के साथ में IMD, और इसी के साथ में एक रिपोर्ट आप लोगों की बता दी कौन सी रिपोर्ट है। तो इस तरीके से चीजों को पढ़ना है। ठीक है, और नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को मिल जाते हैं। तो इसलिए जब भी PPT आप लोग डाउनलोड करोगे तो टेंशन नहीं लेने का है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। इसीलिए दोनों में नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों को कई बार न्यूज़ में देखने को मिलता है। और मैं हमेशा आप लोगों को ये बोलता हूँ, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि कई बार आप लोगों को न्यूज़ में नजर आता है, उसको बैठकर यार एक बार तैयार कर लो और फिर उसके बाद में टाटा बाय बाय सी यू लेटर, यानी कि कहानी खत्म बाबा टाटा। ठीक है, राहुल गांधी जी वाला डायलॉग नहीं वो। तो वही बात है। तो बात करूंगा यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में। यहाँ पर नेशनल यानी कि देश का, कंपनी यानी कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उससे रिलेटेड, जो भी कानून से रिलेटेड, जो भी यहाँ पर ट्रिब्यूनल है उससे रिलेटेड। मतलब ट्रिब्यूनल क्या होता है शब्द बेसिकली है, बाकी तो आप लोग सब जानते हैं, बताऊंगा अच्छे से। देश के अंदर में जो कंपनी है उनसे रिलेटेड जो कानून है, अगर उनमें कोई दिक्कत होती है तो वो सीधे कोर्ट में जाएं।
पर लेकिन कोर्ट कचहरी में ऑलरेडी इतने सारे केस पड़े हुए हैं कि उनको कैसे सुलझाया जाए अब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आकर इसके ऊपर कस्में खाते हैं पर लेकिन वो उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, इतना सारा बर्डन है वो। तो यहाँ पर फिर पैरेलल में लेकर आ जाते हैं ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या है? ये एक तरीका कोर्ट ही है पर लेकिन कोर्ट की तरह इसकी कार्रवाई नहीं होती है। यानी कि मतलब जैसे किसी इंटरव्यू में आप लोग जाते हैं तो वो तो हो गया बाकायदा, आप लोग एक सिस्टमेटिक इंटरव्यू में जा रहे हैं प्रोफेशनल ड्रेस पहनकर और एक अच्छे से बिल्कुल पूरा माहौल बना हुआ है, इंटरव्यू में आ गया, ठीक है। पर लेकिन सोचो आप लोगों के दोस्त की कोई कंपनी है, वहां पर आप लोगों को इंटरव्यू देने जाना है, मतलब दोस्त बोल रहा है बस आ जाना एक बार मिल लेना, तो आप लोग क्या करेंगे? बैठ के मजे में, और कॉलेज में यार ये हुआ करता था, बातें करेंगे मजे में बैठ के और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि ट्रिब्यूनल जो होता है वो थोड़ा सा इस तरीका होता है कि वो ज़्यादा ऐसे पैटर्न फॉलो नहीं करता है। जैसे कि एक बात आप लोग बात करें तो ये नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। मतलब यानी कि एक तो जो खुद ही अपने केस में तुम जज नहीं बन सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप लोग अगर कोई ऐसा केस आ रहा है ना जिसमें आप लोग फेवर दे सकते हो, ठीक है, तो आप लोगों को दूर हट जाना है और सामने वाले को बिना सुने आप लोगों को जजमेंट नहीं देना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे बेसिक से ये रूल और रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो ये ट्रिब्यूनल जल्दी से जल्दी मैटर को निपटा भी देते हैं। अब जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसके अंदर कई सारी पेंडिंग जो है वैकेंसी पड़ी हुई थी, तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा 15 जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर जो हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपॉइंट कर दिए 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये या तो 5 साल रहेंगे या फिर 65 साल, यानी कि या तो 5 साल पहले हो जाए या फिर 65 साल पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाएगा उसके हिसाब से चीज़ें यहाँ पर बेसिकली मानी जाएंगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये कंपनी एक्ट जब हमारे देश में बनाया गया 2013 में, उसके हिसाब से इसको बनाया गया। जो भी कोई केस आता है, मान लीजिए किसी ने कंपनी बनाई और कंपनी का दिवालिया निकल गया और वो छोड़कर भाग गया उसको, तो उस टाइम पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का जो कोड है और कंपनी लॉ जो है ये यहाँ पर आते हैं पिक्चर में, और उस कोई ऐसा मैटर बन जाता है जो कि सोल्व नहीं हो रहा है और उनको कोर्ट में जाना है, तो वो आते हैं यहाँ पर फिर एनसीएलटी के अंदर में, और एनसीएलटी फिर उन चीज़ों की यहाँ पर सुनवाई करता है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पर? इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है एनसीएलटी के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो डायरेक्ट कहाँ पर जाएगा, आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है यहाँ पर हाई कोर्ट में जाएगा, दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, या फिर नीचे अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो मान ली पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो कहां पर जाकर वो डायरेक्ट अपील कर सकते हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर में, तो कहां पर आप लोग अपील कर सकते हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखिएगा इसकी जो पावर है वो लगभग इक्वल टू हाई कोर्ट मानी गई है, इसलिए अगर इसमें कोई मैटर चला गया तो डायरेक्ट आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये मैटर है यहाँ पर। इसके अंदर टोटल 28 के करीब बेंच आप लोगों को देखने को मिलेगी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों को दिल्ली के अंदर में नजर आएगा। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता यानी कि याद रखनी है। ओके, यहां पर जो बात करूंगा मैं आप लोगों से बात करूंगा मॉस्को डायलॉग के बारे में। नाम तो सुनने में लग रहा है यार मॉस्को, मतलब कहीं रसिया वसिया में कोई जगह देखने के लिए, उसके बारे में कोई डायलॉग है। क्वेश्चन पूछ ले डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में कि मॉस्को डायलॉग जो है वो किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है, और पर्पज में 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने लिखे हो, तो आप लोग क्या बताओगे कि इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है। वैसे ही रसिया और यूक्रेन का इशू चल रहा है तो आप लोगों को लगेगा यार कोई रसिया और यूक्रेन के मैटर से रिलेटेड ही होगा, और पहला ही ऑप्शन आप लोगों को वो आप लोगों को देखने को मिलेगा आंसर के अंदर में, और तुरंत आप लोग बोलोगे वाह एक क्वेश्चन ऐसा मिल गया जो पढ़ा तो नहीं था पर लेकिन फिर भी यार मतलब तुक्का लगा दिया और बिल्कुल सही लगा होगा, और तुरंत आप लोग वहां पर जो है अपना नंबर हार के आ जाओगे। तो इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया यहाँ पर मॉस्को फॉर्मेट जो कंसल्टेशन है बेसिकली किससे रिलेटेड है? यहाँ पर ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है। अफगानिस्तान में आप लोगों को पता है एक तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पर तालिबान जो है वो कंप्लीटली रूल कर चुका है, और 20 सालों तक यूएसए ने यहाँ पर अपनी नाक रगड़ी और उसके बाद में यूएसए छोड़कर चला गया। तब से लेकर अब तक अफगानिस्तान यहाँ पर तालिबान के कंट्रोल में है। तो इसको कैसे आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि आसपास में अफगानिस्तान के साथ में बाउंड्री टच करते हैं, तो उन देशों को कैसे आगे चीजें लेकर चल रहे हैं। आप लोग देखो हमारा देश भी जो हमारा लद्दाख वाला रीजन है अफगानिस्तान के पास साथ में बाउंड्री टच करता है। मैंने आप लोगों को पहले बोला था हमारी कंट्री का जो ऑफिशियल मैप है उसके हिसाब से अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि अफगानिस्तान क्या हमारे देश के साथ में बॉर्डर टच करता है, तो जम्मू एंड कश्मीर अगर रीजन आ जाए तो आप लोगों का ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। अब ये चेंज हो चुका है और लद्दाख वाला रीजन जो है वो अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर टच करता है।
तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को पता है नॉर्मली पाकिस्तान तो को सब बता देते हैं, चाइना सब बता देते हैं, म्यांमार सब बता देते हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें अफगानिस्तान के बारे में लोग अक्सर याद नहीं रखते हैं। तो एक हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया चाइना, तीसरा हो गया नेपाल, चौथा हो गया भूटान, पांचवा हो गया बांग्लादेश और छठा हो गया ये हो गया म्यांमार, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे देश हैं। और इसी के साथ में अगर बात करें तो फिर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है अफगानिस्तान। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाउंड्री के बेस पर आप लोगों को बताना है कि किसके साथ में हम लोग बॉर्डर टच कितना करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो मॉस्को डायलॉग जो है वो किससे रिलेटेड है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो वो है अफगानिस्तान से रिलेटेड। और ये कंट्री यहाँ पर रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इसी के साथ में कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये इसका पार्ट है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि क्वेश्चन कुछ और बनता है और निकल कर कुछ और आता है। तो आप लोगों के माइंड में अगर क्लैरिटी नहीं रहेंगी तो आप लोग उसको गलत करके आओगे। तो इसलिए जरूरी है थोड़ा सा ध्यान से लेके चीजों को आगे चलना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ओके। कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, जो कि आप लोगों से पूछे भी जा सकता है। सीवी आनंद बोस जो है वो अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए नए गवर्नर वेस्ट बंगाल के। इससे पहले जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे वो आज के डेट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उनका नाम आप लोगों को बताना है। और यहाँ पर फिलहाल जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने हैं वो हैं सीवी आनंदा बोस। तो ये इंपॉर्टेंट नाम आप लोग याद रखिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वो है राजीव कुमार। उनको अभी इन्वाइट किया गया है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के तौर पर नेपाल के अंदर में। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल से हम लोग किसी को इनवाइट करते हैं कि हमारी कंट्री में इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, एक तरीके से सपोर्ट मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी कंट्री के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जो हैं वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो चीज़ में पार्टिसिपेट किए, ठीक है। इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, उनके द्वारा इंटरेक्ट किया गया फ्रांस के जो काउंटर पार्ट है उनसे, ठीक है, पेरिस के अंदर में, यानी कि पेरिस की विजिट पर थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। राजीव गांधी जी की जो हत्या के आरोपी थे उनको लेकर यहाँ पर केस चल रहा है, उनको छोड़ा जाए नहीं छोड़ा जाए, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर सेंट्रल के द्वारा फाइल किया गया है रिव्यू पिटिशन, जो भी यहाँ पर इससे रिलेटेड है। तो ये न्यूज़ में आगे भी रहेगा और अभी भी आ रहा है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। फिर से आएगा तो फिर से और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं क्योंकि नेशनल लेवल की न्यूज़ है। नाम है यहाँ पर इनका भागवत कराद। तो इनके द्वारा प्रेजेंट किया गया 8th FICCI जो यहाँ पर हायर एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड न्यू दिल्ली के अंदर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, FICCI। इसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है और इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा सकता है क्योंकि आज की बॉडी नहीं है, 1927 में यहाँ पर क्रिएट की गई थी। यानी कि एक तरीके से अपने देश को कैसे आगे लेकर चलना है उसके ऊपर काफी पुराने टाइम की बात है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है, इसलिए इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर एडवाइस किया गया था इसको बनाने के लिए, एक तो JD बिरला, ठीक है, और इसी के साथ में पुरुषोत्तम जो दास थे उनको यहाँ पर बताया गया, मतलब सजेस्ट किया गया कि अपने ही देश में हमको अपने ही बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये बॉडी जो यहाँ से निकल कर आई और आज की डेट में 12 स्टेट में और 8 देश में वर्ल्ड में आप लोगों को इसके हेडक्वार्टर यानी कि अलग अलग लेवल पर इसके आप लोगों को ऑफिसेज नजर आ जाएंगे। 95 साल इसको लगभग पूरे हो चुके हैं बॉडी को। नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशन है जो कि ट्रेड से रिलेटेड है और एक तरीके से एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाली है ट्रेड के सिस्टम को, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूज आना नहीं है। NTPC के द्वारा गोल्ड अवार्ड जीता गया 47th इंटरनेशनल जो यहाँ पर कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल। देखिए आप लोग मानो या ना मानो, NTPC जो है वो काफ़ी जाना माना अपने देश का एक ऐसा महारत्ना बोल सकते हो जिसकी धाक है अपने आप में ही, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसको नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी बोलते हैं, जो कि मुझे लगता है लगभग 1975 जो हमारे देश में इमरजेंसी का ड्यूरेशन था उस टाइम पर यहाँ पर इसको बनाया गया। और इसको 47th इंटरनेशनल ये कन्वेंशन जो ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल मिला कहाँ पर, जकार्ता। और जकार्ता कहाँ पर है, ये है इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक है। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली और इसी के साथ में कोल्डिंग म्यूजियम इन डेनमार्क, यानी कि दोनों के द्वारा मिलकर याराना बढ़ाया जा रहा है अगर, ठीक है। तो आप लोगों से इस तरीके क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं जब दो कंट्री कल्चरली एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होती है, यानी कि इसको कल्चर का स्थानांतरण आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी कंट्री और डेनमार्क जो है वो एक दूसरे के साथ में कल्चरली जो है
वो कनेक्ट करने की बात की जाए तो इसलिए यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। बेसिक क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। जो म्यूजियम होता है उसको बोलते हैं संग्रहालय, तो ये आप लोग याद रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोल्डिंग यहाँ पर आप लोगों को संग्रहालय डेनमार्क के अंदर में देखने को मिलेगा। तो ज्वाइंट एग्जीबिशन सिल्वर जो बेसिकली ट्रेजरी फ्रॉम डेनमार्क एंड इंडिया, ये नेक्स्ट ईयर मार्च में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। लोकेशन अगर कोई आप लोगों से पूछे कि डेनमार्क को एक बार बता तो दो यार कहाँ पर है, पता तो होना चाहिए। तो अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग यहाँ से कंपेयर करके देखना, तो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएगा डेनमार्क, ठीक है। इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो नॉर्वे, इधर हो गया स्वीडन और फिर हो गया यहाँ पर फिनलैंड। तो ये वो कंट्री हैं जो कि मकसर जो है जो भी इंडेक्स पब्लिश किए जाते हैं उन इंडेक्स में आप लोगों को टॉप पर देखने को मिलती हैं। तो इसलिए इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। इकोनॉमी वाले सेक्शन में इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है लगभग 10,240 करोड़ के बेचे गए एसबीआई के द्वारा, ठीक है। मार्च से ये एक रिपोर्ट निकल कर आई, 2018 से यहाँ पर इतना जो है बेचे जा चुके हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड। इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेचने की पावर जो है ओनली एंड ओनली एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है हमारी कंट्री में। इसीलिए कई बार अपोजिशन वाले जो हैं वो बोलते रहते हैं कि गवर्नमेंट को तो पता है किस किस के पास में पैसा जा रहा है, पर हम लोगों को पता नहीं रहता है यानी कहाँ से पैसा आ रहा है और किसको जा रहा है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है वो 16.5 टाइम जो है वो बेसिकली अगर मार्च से बात करें, अभी यहाँ पर मार्च 2012 से लेकर और 22 तक का ये बढ़ गया है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क के द्वारा ये बताया गया है, ठीक है। तो इससे काफ़ी फायदा होता है, छोटे छोटे लेवल पर जो खासकर फाइनेंस यानी कि लोन मिल जाता है, कई सारी सपोर्ट मिल जाती है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। चौथा संस्करण इंडियन केमिकल काउंसिल जो सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव जो है अभी आप लोगों को देखने को मिला, ये कहाँ पर, तो याद रखिएगा ये आप लोगों को न्यू दिल्ली के अंदर में देखने को मिला 17 से लेके 18 नवंबर के अंदर में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा चेयर किया गया 5th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो 5वें नंबर की ये काउंसिल थी, ठीक है। 11th CII बिग पिक्चर समिट जो है यहाँ पर मीडिया एंड जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ये न्यू दिल्ली में अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज कराई गई। तो दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है CII क्या है, इसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है जो कि यहाँ पर आप लोगों को न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और ये 1895 में बनाई गई, काफ़ी पुरानी बॉडी है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो हमारी कंट्री में 1860 का है उसके अंदर ये रजिस्टर है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कन्फ्यूजियाना नहीं है। यूएस रिपब्लिकन पार्टी जो है वो मेजोरिटी सीट जीत रही है हाउस के अंदर में, ठीक है। तो हाउस के अंदर में अगर बात करें तो यहाँ पर डेमोक्रेट्स देखने को मिलेंगे और आप लोगों को रिपब्लिकन देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, आप लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो है वो रिपब्लिकन पार्टी है यहाँ पर, और जो डेमोक्रेट्स है वो है अभी फिलहाल जो बाइडन या फिर ओबामा साहब की, आप लोग याद रखने के लिए याद रखते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी ट्विटर पर जो है वापस आ रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं तो काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में, ओके। वर्ल्ड फिलोसफी डे जो है वो सेलिब्रेट किया था 17 जो नवंबर को यूनेस्को के द्वारा, ये मैंने आप लोगों को बताया था। रसिया और यूक्रेन जो है वो एग्री हो रहे हैं जो डील को एक्सटेंड करने के लिए 120 डेज के लिए, ताकि फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट किया जा सके ब्लैक सी के थ्रू। तो एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बार बार बातें की जाती हैं और बार बार कोई ना कोई नुस्खा निकल जाता है जिसकी वजह से दिक्कतें निकल कर आती हैं। अब फिर से यहाँ पर इसके बारे में बातें की जा रही है, तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। डिजिटल शक्ति ये कैंपेन 4.0 ये कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया किसके द्वारा, नीति आयोग, नेशनल कमिश्नर फॉर वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड जो डेवलपमेंट है, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, ये रिसेंटली अभी न्यूज में है, तो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। ये वनडे टाइप में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। टेक्स समिट सिल्वर जुबली एडिशन इज ऑर्गेनाइज बाय विच स्टेट, यानी कि कौन से राज्य के द्वारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराया गया, उड़ीसा, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र या फिर गुजरात। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 4th फुल टाइम मेंबर नीति आयोग के कौन बने हैं, तो ये भी पर्सन इन न्यूज में डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पूछी जाती है। CSET का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वीडियो को पॉज करो, एक बार पढ़ लो, ये अच्छे से आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लो, फिर आप लोगों को आंसर पता चलेगा। तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पर एक रिवर कवर करा देता हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को देखने को मिल जाती है, तो कोई भी कट आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर है डोरो। डोरो रिवर जो है ये 897 किलोमीटर लंबी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो आइबेरियन पेनिसुला है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो डायरेक्ट भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पर है, ये यूरोप के अंदर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है।
तो इस पर्टिकुलर एरिया में ये रिवर है, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा है तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर डाउट हो तो उसको क्लियर करके आगे बढ़ना है। एक बार थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे हैं, ये सारे फिर से मैं बोल रहा हूँ ये वो क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछे आते हैं। अगर आप लोग इनका आंसर अच्छे से रखोगे तो वनडे टाइप के एग्जाम में, इवन एसएससी, ये एनडीए, ये एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सब में ये क्वेश्चन आप लोग बन जाते हैं, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो इसके द्वारा आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये ऑर्गेनाइज कराया गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा 4th फेज जो है वो इसका यहाँ पर लॉन्च किया गया, इसीलिए इसके सामने आप लोगों को 4th ये देखने को मिलेगा डिजिटल शक्ति का। लॉन्च किया गया था 2018 में, ये साइबर पीस फाउंडेशन के साथ में मिलकर काम किया गया। 3rd फेज प्रोग्राम जो है मार्च 2021 में स्टार्ट किया गया था, ताकि जो वुमेन है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। बात की जा रही है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। तो यहाँ पर सूरज भान, ठीक है। तो सूरज भान पहला ही आंसर है और मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, अगर याद हो, कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर नेशनल पेंशन जो सिस्टम ट्रस्ट के अब यहाँ पर जो आप लोगों को चेयरमैन देखने को मिलेंगे वो सूरज भान है, ठीक है। ज्वाइन किया था इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। देखिए अगर आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे बच्चे थे जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में हमारी फैमिली के सेलेक्ट हो चुके हैं, ऐसे भी हैं जो अंडर 10 भी रैंक आ चुकी है। यूपीएससी के थ्रू ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर इकोनॉमी में आप लोग का इंटरेस्ट है तो यहाँ से आप लोग इस एग्जाम पे भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1983 बैच के ऑफिसर हैं जो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है टेक समिट के बारे में। तो ये कर्नाटक के अंदर अभी रिसेंटली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया। तो ये आप बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो पता रखना है आप लोगों को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने नीति जो है बेसिकली फुल जो टाइम मेंबर है नीति आयोग के, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यह है अरविंद विरमानी, ठीक है। तो यहाँ पर अरविंद जो विरमानी आप लोगों को देखने को मिलेंगे फुल टाइम मेंबर, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट टाइम पर बात करें तो नीति आयोग के अंदर में 3 मेंबर हैं, जैसे डॉक्टर वीके सारावत, इसी के साथ में प्रोफेसर रमेश चंद्रा और वीके पॉल। तो ये 4th फुल टाइम मेंबर आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, ओके। तो ये याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर बात करें तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो गया, एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। ये हो गया आप लोगों का बेसिकली आज का जो इंपॉर्टेंट रिवर या फिर मैप बेस्ड आप लोगों से जो चीजें पूछ ली जाती हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी होनी चाहिए माइंड में। 5 नए शब्द जो कि आप लोगों की डिक्शनरी में मैं आज ऐड करने जा रहा हूं, और 5 नहीं, वैसे शब्द तो बहुत सारे रहते हैं, पर 5 कम से कम ऐसे जिनके ऊपर आप लोगों को सेंटेंस फॉर्म करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनके सिनोनिम और एंटोनिम्स भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग के अंदर तो ये फायदा पहुंचाएंगे ही। यूपीएससी में जब आंसर राइटिंग करते हैं तो अच्छे शब्द होते हैं तो अच्छा आंसर बनता है, और जब कोई आप लोगों के सामने इंग्लिश बोल रहा होता है तो आप लोग इंग्लिश को समझ भी पाते हैं। तो वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग का भी। पहला शब्द जो आप लोगों के सामने है ये है प्रोक्लेविटी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को कॉन्टिन्यूसली करना, रेगुलरली करना, यानी किसी चीज की तरफ को झुकाव रहना, अपनी प्रकृति, अपना रुझान दिखाना, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर थिंग पर कॉन्टिन्यूसली टिके रहना, ठीक है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। एक तरीके से यहाँ पर जो पसंद करता है इंसान उसी चीज पर रहता है, और इस सीखने का प्रोसेस भी आप लोगों का चलता रहता है। तो इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना, और ये ऐसा शब्द है जो कि कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा। ये जो शब्द है यहाँ पर बात की जा रही है हाइटस के बारे में। ये क्या होता है, एक तरीका ब्रेक आप लोग बोल सकते हैं, फिर पॉज बोल सकते हो किसी चीज में जो पर्टिकुलर कोई काम कॉन्टिन्यूसली चला जा रहा है, तो उसमें कोई एक तरीका ब्रेक, पॉज, इंटरवल, इंटरप्शन या फिर सस्पेंशन आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पर हाइटस वर्ड जो है वो यूज किया जाता है, खाली जगह इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखते हैं। ये भी शब्द जो है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप लोगों ने देखा होगा यूज होता हुआ। सारे के सारे असली फैमिली मेंबर जो हैं वो एक्यूमेन है। एक्यूमेन मतलब कुसार्ग बुद्धि वाले इंसान है, यानी कि एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं अपने आप से, एक अच्छा निर्णय लेना, एक स्मार्टनेस दिखाना, अपने टाइम को कहाँ पे यूटिलाइज करना है ढंग से उनको पता रहता है। तो इसका मतलब है द एबिलिटी टू मेक ए गुड डिसीजन और टेक ए क्विक डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन लेना, जल्दी डिसीजन लेना। तो उसको आप लोग एक्यूमेन वर्ड जो है वो आप लोग यूज कर सकते हो, है ना। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि डिसीजन जो है जल्दी लेते हैं, और कितने ऐसे हैं जो कि डिसीजन में थोड़ा टाइम लेते हैं, पर लेते हैं तो अच्छा लेते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट शब्द जो है यहाँ पर ये स्मैटरिंग। स्मैटरिंग का मतलब होता है एक तरीके की मंडली, छोटा सा ग्रुप नहीं होता है, तो स्मॉल नंबर ऑफ जो लोग है, ग्रुप किसी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। हैंडफुल चीजें, कोई बहुत छोटे उसमें बोल सकते हैं एक ग्रुप में बेसिकली, ठीक है। मंडली बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में। तो स्मैटरिंग, ठीक है। तो मंडली कहाँ घूम रही है, तो इससे सुना होगा ना आप लोगों ने, तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ये है बैकलैश, तो यानी कि पलटाव, यानी कि प्रतिघात। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि नेगेटिव रिएक्शन जो लार्ज नंबर ऑफ लोगों की
स्पेशली इन सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट जब होते हैं ना कि एक तरीके से गवर्नमेंट ने कुछ किया और बैकलैश उनको उल्टा पड़ गया, ठीक है, पलटवार हो गया बेसिकली, वो वाली चीज़ें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आज के जो SLV कमांडो हैं वो आप लोगों के सामने हैं, IAS दिव्या थापा, बहुत शानदार तरीके से आंसर दिए गए। कल की वीडियो के नीचे मैं इनके पिन कर दूंगा आंसर, आप लोग जाकर देख लीजिएगा और अच्छे से पार्टिसिपेट करा करो यार, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, तो यहाँ पर इनके बारे में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दे देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये सारी वो पर्सनैलिटी हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, यानी कि कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने बोला था सारे भारत रत्न अवार्ड जो है मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा ताकि कम से कम पता तो रहे, नाम तो आप लोगों को पता रहे, अच्छा इन इंसान को भारत रत्न मिला है, बहुत कम लोग जानते हैं, तो पता होना चाहिए यार अपने देश के रत्नों के बारे में आप लोगों को। ऐसी एक पर्सनैलिटी थी यहाँ पर पांडुरमन, बेसिक पांडुरंग, एक तरीके से पांडुरंगा वोमन काने, ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, एक स्कॉलर आप लोग बोल सकते हैं। तो बेसिकली इनको भारत रत्न मिला देश के अंदर में, ठीक है। तो ये बेसिक आप लोग पर याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन होगा तो उसको दूर कर आगे बढ़ना है, ओके। बाकी आज का डिस्कशन कैसे लगा जरूर बताना, फीडबैक जरूर दे दिया करो आप लोगों से। और इसी के साथ में यार जब नया इस सप्ताह शुरुआत होता है तो नए जूस के साथ में अपने सप्ताह को बेसिकली गले लगाया करो और पूरे अच्छे से पूरे सप्ताह को आप लोगों को निचोड़ना है। और ये आप लोगों को देखते ही देखते यानी एक तरीके से महीना भी आप लोगों का सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अगर अब आप लोग सिस्टमेटिक वे में अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं करेंगे और यहाँ से अगर आप लोग पीछे छूटना हो गए तो आप लोग कवर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रेगुलर अपनी पढ़ाई करनी है सिस्टमेटिक वे में, एक्सरसाइज के साथ में, ताकि बीमार भी आप लोग न पड़ो, अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सको, रिवीजन कर सको और आंसर राइटिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर जरूर आप लोगों को रखना है। ये लेक्चर का PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाता है, टेलीग्राम का नाम स्टडी लवर वीर वीडियो के नीचे भी है, वहां से भी जाकर आप लोग टेलीग्राम पर पहुंच सकते हैं। टेलीग्राम एक ऐप है जैसा कि व्हाट्सएप है, उसी तरीके से आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने शानदार तरीके से इसको एंजॉय किया होगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।